वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो हेलो प्रज्ञा, अजय, कैसे हैं सब? नैन्सी, राधे, श्वेता, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत इजी क्लास होने वाली है। ऑडियो वीडियो एकदम ओके है? चलिए आइए प्यारे नादान परिंदों, तो जरा पहले आशीर्वाद ले लें, क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के हमारी कोई क्लास ना कभी शुरू हुई है ना कभी होगी। तो जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइयो स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इननेट और एक एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी जो जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर हमने 4 बैरियर्स पढ़े थे, P2C2, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन। फिजिकल के अंदर हमने स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ा था। फिजियोलॉजिकल के अंदर हमने एसिडिटी ऑफ स्टमक, यूरिन, वेजाइना या टीयर्स, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम। सेल्यूलर के अंदर हमने न्यूट्रोफिल्स यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एनके सेल्स, ये सब ब्लड में है, एंड मैक्रोफेजेस, फैगोसिटिक इन टिश्यूज। और साइटोकाइन बैरियर में हमने इंटरफेरॉन्स पढ़े थे, जो एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड और सिक्रीटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, बट दे प्रोटेक्ट द नेबरिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा था। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब फर्स्ट टाइम पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा, लो इंटेंसिटी का होगा, सिम्टम्स आएंगे, डिजीज होगी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो मेमोरी के कारण फास्टर होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा, और इसे ही हमने एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहा था। कभी कभी तो कोई सिम्टम, लक्षण, बीमारी भी नहीं होती है। इसके अलावा हमने ऑटो इम्यूनिटी को भी अंडरस्टैंड किया था और ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में भी बात की थी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? जरा मी लिखकर भेज दीजिए मुझे। एवरीबडी, यहां तक सबको एकदम क्लियर है? चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट हो गई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देख लिया था। इम्यून सिस्टम भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात की थी। मैंने आपको जब एड्स पढ़ाया था तब भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के सेल्स वर्क करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स तलवार घोंप के मारेंगे पैथोजन को, और बी लिम्फोसाइट्स बंदूक की गोली, एंटीबॉडीज बना के मारेंगे। तो जो टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू इम्यूनिटी मिलेगी उन्हें कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी सब धीरे धीरे और समझ में आएगा। और जो एंटीबॉडीज के थ्रू मिलेगी, बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, उसे कहते हैं एंटीबॉडी के द्वारा मिलने वाली, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों ही एक्वायर्ड है, बर्थ के बाद होंगी। दोनों में ही मेमोरी प्रेजेंट होगी, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल्स बनेंगे। बेटा एंटीबॉडी क्या किसी स्टूडेंट को याद है क्या होता है? मैंने बताया है आपको, गामा ग्लोब्यूलिन्स। और ग्लोब्यूलिन कहां पढ़ा है बेटा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का 55% लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है। यानी बेसिकली ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, यानी ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड मतलब एक बॉडी फ्लूइड है, याद है ना? बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड और लिम्फ पढ़ा है, और फ्लूइड के लिए ह्यूमर वर्ड यूज करते हैं। याद है इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे अंदर 3 तरह के ह्यूमर बॉडी फ्लूइड्स हैं, वात, पित्त, कफ, उसका बैलेंस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस।
तो बेटा एंटीबॉडी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और ब्लड एक फ्लूइड है, और फ्लूइड को ह्यूमर कहते हैं, इसीलिए इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे शॉर्ट में AMI लिख देते हैं, और इसे शॉर्ट में CMI लिख देते हैं, CMI। प्लीज नोट करिए। नाउ ये वर्क करेगी बाय T लिम्फोसाइट्स, दिस विल वर्क बाय T लिम्फोसाइट्स, अभी हम सब सीखेंगे, एंड दिस विल वर्क बाय B लिम्फोसाइट्स। दोनों ही लिम्फोसाइट्स हैं, ब्लड के WBCs हैं एक तरह के, बाय B लिम्फोसाइट्स। चलिए आइए उस बात को भी हम लिख लेते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये बेसिकली गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का। ब्लड क्या है? एक बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड को क्या कहते हैं? ह्यूमर। इसीलिए इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है बेटा, व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी? बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड विच इज ब्लड। प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब पहले ये समझो कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन मैंने हल्का सा आइडिया आपको दिया भी था, मैं फिर से समझाती हूं। इसे शॉर्ट में AG लिखते हैं, एंटीजन में से AG। बेटा कोई भी सब्सटेंस अगर बॉडी में आए और उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाए तो उसे एंटीजन कहेंगे। एंटीजन का सिंपल सा मतलब है जो एंटीबॉडी जेनरेट करवा दे, एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस, यहां हम फॉरेन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, बॉडी के बाहर से जो आ रहा है। बॉडी के अंदर भी एंटीजन्स होते हैं, अभी समझाती हूं। सो एंटीजन, एंटी मतलब एंटीबॉडी, और जन जेनरेटिंग। कोई भी केमिकल अगर एंटीबॉडीज बनवाएगा तो वो एंटीजन है। जैसे आपको याद है बेटा, जब हमने आरबीसी में पढ़ा था, ए ब्लड ग्रुप वालों में ए एंटीजन होता है, ए एंटीजन, तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन जो एंटीबॉडी बनवा दे उसे एंटीजन कहेंगे। RH एंटीजन अगर किसी नेगेटिव इंसान के खून में आ जाता था, RH वाला, तो वो एंटी RH एंटीबॉडी बनवा देता था। याद आ रहा है आपको? तो एंटीजन का मतलब है एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस, यहां से ये शब्द निकाला है। बेटा कभी कभी जो पूरा का पूरा बैक्टीरिया है या वायरस है या फंजाई है, वो पूरा होल ऑर्गेनिज्म एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और एंटीबॉडीज बनवाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस या पूरा प्रोटोजोआ एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता। उसके सरफेस पर यानी उसकी मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन होगा जो एंटीबॉडी बनवाएगा, तो वो एंटीजन कहलाएगा। या कभी कभी ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कोई ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे बॉडी के अंदर, वो एंटीबॉडीज बनवाएंगे, तो उस केमिकल को हम एंटीजन कहेंगे। जैसे बेटा हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी हम पढ़ते हैं, ये पूरा वायरस एंटीजेनिक नहीं है। इस वायरस के सरफेस पर एक प्रोटीन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है, वो एंटीबॉडीज बनवाता है, और फिर एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई होती है, और फिर हमारे अंदर युद्ध होकर हम बीमार होते हैं। तो एंटीजन जो है बेटा,
एंटीजन जो है ये होल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, होल ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म, या उसके सरफेस का कोई प्रोटीन हो सकता है, या इवन वो कोई केमिकल टॉक्सिक जहरीला पदार्थ निकालेगा वो हो सकता है। टॉक्सिक प्रोटीन secreted by them, secreted by them. So whole organism is antigenic sometimes, यानी वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, या सरफेस का कोई प्रोटीन या कोई प्रोटीन जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो पूरा बैक्टीरिया या उसका सरफेस का कोई प्रोटीन या वो जो केमिकल रिलीज कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है। अब एक बात और समझो बेटा, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी आपको कि मान लीजिए ये एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, एंटीजन जब बॉडी में आया और उसने एंटीबॉडी बनवाई, उसके कारण इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, तो बेटा एंटीबॉडी पर आकर एंटीजन अटैच हो जाता है, ये एंटीजन अटैच हो गया, एंटीजन। ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के बेटा, ये दुश्मन है, तो दुश्मन को आमने सामने तो आना पड़ेगा ना, तभी तो युद्ध करेंगे। तो एंटीजन के पास ऐसी एरिया होता है जहां पर एंटीबॉडी जुड़ती है, और एंटीबॉडी के पास एरिया होता है जहां पर एंटीजन जुड़ता है। एंटीजन के पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है और एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये वैसे ही है जैसे याद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ग्लोबुलिन प्रोटीन का जो हेड है उसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, और एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट थी। ठीक उसी तरीके से एंटीबॉडी के पास भी जगह है जहां एंटीजन जुड़ेगा, और एंटीजन के पास भी जगह है जहां एंटीबॉडी जुड़ेगी। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के ऊपर जो जगह है जहां पर आकर एंटीजन जुड़ेगा उसे बोलते हैं पैराटोप, और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑन एंटीजन इज कॉल्ड एपिटोप। एपिटोप और पैराटोप, एंटीबॉडी पर जो जगह है जहां एंटीजन जुड़ेगा वो है पैराटोप, और एंटीजन पे जो जगह है जहां एंटीबॉडी जुड़ेगी वो है एपिटोप। दोनों साथ जुड़ेंगे तभी युद्ध होगा। लिख लिया बेटा? चलिए आइए अब हम समझते हैं कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। सपोज करिए कि ये एक बी लिम्फोसाइट है, हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर एक ये वाला बी लिम्फोसाइट है। मान लीजिए बेटा ये एक एंटीजन बॉडी के अंदर आया, एंटीजन, जैसे ही ये एंटीजन आया, हो सकता है होल ऑर्गेनिज्म या उसका कोई केमिकल या उसका कोई सरफेस का प्रोटीन वो एंटीजेनिक है, उसके खिलाफ इस बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज बनाई, ये एंटीबॉडीज बना दी। ये बी लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है बेटा, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। याद है इम्यून सिस्टम में रेड बोन मैरो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है ये जो सेल है। तो इस बी लिम्फोसाइट ने इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी, और ये एंटीजन्स जो हैं ये फिर यहां एंटीबॉडीज पर आकर अटैच हो गए, ये अटैच हो गए। एंटीजन के पास एंटीबॉडी से जुड़ने की जगह है, एंटीबॉडी के पास एंटीजन से जुड़ने की जगह है, और ये आकर अटैच हो गए। इतना बनाओ। So this B lymphocyte is
formed and matured, दोनों ही कहां पर हुआ है इसका? रेड बोन मैरो में। इम्यून सिस्टम का पार्ट है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है रेड बोन मैरो। अब मान लो ये पहली बार आया है बॉडी के अंदर, सो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर विथ एंटीजन। एंटीजन के साथ पहली बार एनकाउंटर हुआ है इस इम्यून सिस्टम का। हमारे इम्यून सिस्टम ने पहली बार, मान लो ये चिकन पॉक्स का वायरस है, फर्स्ट टाइम इम्यून सिस्टम ने इसे देखा, तो बी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया? बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट्स इनटू, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट्स इनटू, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो तो एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंटीजन उसके साथ जुड़ेगा, उनका झगड़ा होगा, फाइट होगी और उस एंटीजन को मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा मतलब वो जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसका जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यानी उसकी जो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब होगा, उसके बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा इस एंटीबॉडी के थ्रू। और कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो हैं जिन्होंने इस एंटीजन को समझ लिया है वो इसे याद रखेंगे। किलिंग अलग बी लिम्फोसाइट कर रहे हैं और कुछ बी लिम्फोसाइट्स इसे याद रखेंगे, वो बन जाएंगे मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स, ताकि जब कभी फ्यूचर में अटैक हो तो अब स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स रेडी हैं, वो फटाफट फटाफट वेरी फास्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाएंगे, बहुत फास्ट और हाई इंटेंसिटी के साथ उस चिकन पॉक्स के वायरस को मार देंगे, पेशेंट को सिम्टम्स, लक्षण तक नहीं आएंगे। तो जब प्राइमरी पहला एनकाउंटर होगा तो दो तरह के बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, यहां पे दो तरह के। एक तो बनेंगे मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स, ये फ्यूचर यूज के लिए स्टोर्ड रहेंगे, मेमोरी बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, एक ही बात है, मेमोरी, मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। हमेशा जब भी पहला एनकाउंटर होगा तो कुछ मेमोरी बी सेल्स बन जाएंगे और ये आगे फ्यूचर में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करेंगे। रोल इन, ऐसा लिख देती हूं मैं, ऐसा लिख देती हूं। और जो बेटा इमीडिएटली एक्ट करेंगे, एक्ट इमीडिएटली टू फॉर्म आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं ये? एंटीबॉडीज, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, यानी जो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाएंगे ताकि वो एंटीजन के साथ झगड़ा करे, उन्हें मारे, उन्हें कहते हैं प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स, इफेक्टर सेल्स। तो कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो इमीडिएटली सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे वो कहलाएंगे प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स, और कुछ बी लिम्फोसाइट्स मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये मैच्योरेशन, ये ट्रेनिंग होती है रेड बोन मैरो के अंदर, ये ट्रेनिंग होती है रेड बोन मैरो के अंदर। ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी? अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बनेगी, अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। और कहां बनेगी बेटा? ये सब कुछ ब्लड में है, इन ब्लड। बी लिम्फोसाइट्स भी तो ब्लड में है, रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, मैच्योर होते हैं, पर आते तो ब्लड में ही है बेटा, ब्लड में ही तो डाल दिए जाते हैं, ब्लड में ही एंटीजन आया है। तो कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाएंगे उन्हें मारने के लिए, उन्हें प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स कहेंगे, और कुछ मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि जब नेक्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हो तो फास्टर एंड मोर हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स हो। इसे सिक्रीट भी लिख सकते हैं, फॉर्म या सिक्रीट। तो ये बनाएंगे, दे विल सिक्रीट एंटीबॉडीज, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ब्लड में बनेगी। यहां तक समझ आ गया? जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। अब
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है बेटा? यहां पे टी लिम्फोसाइट्स होंगे 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू वर्क करेगी, जो फॉर्म हुए हैं रेड बोन मैरो में और मैच्योर, यानी ये 4 तरीके के बनेंगे, सिखाया जाएगा थाइमस में, थाइमोसिन हार्मोन बताएगा। बेटा पहले जो हैं वो हैं किलर टी सेल, नाम से ही समझ में आ रहा है किलर, या इन्हें ही कहते हैं साइटो, यानी सेल को मारने वाले। कौन सा सेल? वही एंटीजन जो है, सो टी के या टीसी। एक्चुअली होता क्या है बेटा, अब यहां पर एंटीबॉडी नहीं बनती है, यहां पर ये जो सेल्स हैं ये नेचुरल किलर सेल्स की तरह वर्क करते हैं। ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जो छेद कर देगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एंटीजन के अंदर, वाटर घुसेगा अंदर, वो स्वेल होंगे और बर्स्ट हो जाएंगे, ये तलवार घोप देंगे बेटा। सो दे डायरेक्टली किल द एंटीजन, डायरेक्टली किल, इसीलिए इन्हें किलर या साइटोटॉक्सिक कहते हैं। किलर या साइटोटॉक्सिक, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसे। अब यहां पे बेटा 4-5 लाइंस छोड़ देना। सेकंड होगा हेल्पर टी सेल, जिसे हमने ऐसे लिखा था, हेल्पर टी सेल। इसी को अगर आपको याद हो, हमने CD4 सेल भी लिखा था जब मैंने आपको एड्स पढ़ाया था। 4-5 लाइंस छोड़ देना बेटा। कुछ यहां पर भी बनेंगे मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स मतलब जब भी टी सेल को मारना है किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को, तो कुछ तो डायरेक्टली छेद करवा के, तलवार घोंप के, पानी घुसा के मार देंगे, बर्स्ट कर देंगे, और कुछ मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम और फास्ट रिस्पॉन्स दे सके। सो दे आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो मेमोरी बी सेल भी बनते हैं और मेमोरी टी सेल भी बनते हैं, स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, वही सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। नाउ सप्रेसर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, इन्हें शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, सप्रेसर टी सेल्स। बेटा ये इनको कंट्रोल करते हैं। ये ऐसा है जैसा याद है आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में, जब मैंने आपको इंसुलिन ग्लूकेगॉन हार्मोन पढ़ाया था, मैंने बताया था अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन रिलीज होता है जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, और बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो ब्लड में ग्लूकोज कम करता है। पर कहीं ये दोनों अपनी मनमानी ना करने लग जाएं, तो आपको याद होगा एक डेल्टा सेल थे, वहां से सोमैटोस्टैटिन। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया, नहीं ऐसे नहीं बुलाती मैं, मुझे नहीं, मेरी क्लास चल रही है, नहीं मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा एक बार? हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड। तो एक्चुअली मेरे पास अभी भैया ने आके बताया कि कुछ बच्चे मिलने आए हुए हैं, तो नॉर्मली तो मैं क्लास बीच में छोड़ती नहीं हूँ, पर इन्होंने कहा नहीं नहीं वो आए हैं, आपसे मिलना है। तो इट इज़ अ सरप्राइज विजिट। 2024 नीट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और बुलंदशहर सेकंड प्रॉफ MBBS कर रहे हैं वहां से। तो बस मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि चलो अभी बैच चल रहा है मेरा, तो आ जाओ और मेरे यकीन 2.0 के बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। तो एक बार हम बुला लेते हैं उनको, आइए आ जाओ, आइए। तो आपको आपके भैया लोगों से मिलाती हूँ, सीनियर्स से, एंड बस खुश रहो। ये बिल्कुल ही सरप्राइज विजिट हो गया है। और कहाँ है? अच्छा आ जाओ, आइए। कोई बात नहीं है, आ जाओ। अभी सब MBBS में सब जितना जरूरी उतना एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपके भैया लोग हैं, आपके सीनियर्स बनेंगे बहुत जल्दी। आप सब 2026 नीट क्लियर करोगे। सो मेरे लिए भी बहुत ही स्वीट सरप्राइज रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मैम गौरव खंडेलवाल, सेकंड ईयर MBBS। मैम सन्नी कुमार, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। शिवम यादव, सेकंड ईयर MBBS फ्रॉम GMC बुलंदशहर। सब लोग बुलंदशहर से कर रहे हो? शशिकांत और दिस साइड सबने GMC कोटा बुलंदशहर, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट।
अभिषेक भाटी जीएमसी बुलंदशहर। एक बार फिर से बताओ। मैम अभिषेक भाटी जीएमसी अभिषेक, ओके। तो तुम लोग सब कोटा में भी साथ थे? नो नो मैम। तब जानते थे एक दूसरे ऑनलाइन को? यकीन 2.0 अच्छा अच्छा, 2.0 सारे सारे 2.0 वाले हो आप भी टेलीग्राम से? नहीं मैम मेन बैच मैम मेरी जो बॉटनी थी वो 3.0 से थी, जिस साल आपने शुरू ही की थी बॉटनी, और हाँ, जो पिछले से पिछले साल। जूलॉजी हाँ। थी वो यूट्यूब पे आपकी जो सीरीज थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, Yes, उसमें उसमें बहुत बच्चे थे। मैम, हाँ, उससे बहुत बच्चे। सिलेक्शन उसी से हुआ है। मैम निमोनिक्स स्पेशली मतलब याद करने मुझे ना कोटा में भी बहुत बच्चे मिलते हैं। मैं कहीं गार्डन में, पार्क में, कहीं मॉल में जाती हूँ तो उस सीरीज का बहुत नाम लेते हैं। यस मैम। तो सभी नादान परिंदों, ये देखिए, ये सब यकीन 2.0 के ही स्टूडेंट्स हैं। तो बस आपको मोटिवेट करने के लिए आज ईश्वर ने ही भेजा है, सडनली विजिट प्लान हो गई इनकी। अभी दिसंबर एंड है, क्या इनको एडवाइस करोगे इस समय? क्योंकि अभी तो ये मान लो कि ये सब 50% ही आता है इनको। दिसंबर तक आते आते ऐसे ही लगता है कि सब कुछ भूल चुके हैं पुराना, और आगे कैसे क्या होगा, तो क्या गाइड तो करोगे? सबसे पहले एडवाइस दूंगा मैम, जो गलती कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स ने भी की थी, हम क्लास करना छोड़ देते हैं, मतलब कि हाँ। रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब हाँ। इस टाइम स्पेशली हाँ, दिसंबर थोड़ा सा जनवरी इधर आ तक। जाओ, दिखोगे अच्छे से। तो मैम स्पेशली ये होता है कि क्लास करना छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे डिमोटिवेट हो गए, मन ही नहीं लग रहा, तो कुछ भी करके, भले मैं कह रहा हूँ डीपीपी मत करो, एटलीस्ट क्लासेस मत छोड़ो। ये तुम्हारा की पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। फिर बात को रिवीजन हो जाएगा एक बार को, लाइक मार्च अप्रैल में भी हो जाएगा। हाँ। तो पहला पॉइंट क्लासेस नहीं छोड़नी, और एनसीईआरटी ठीक है अगर एक दो चैप्टर की छूट रही है, नोट्स मत छोड़ो। दूसरा पॉइंट आता है नोट्स, इनसे उसके बाद तुम्हें खुद रास्ता मिल जाएगा। जो बंदा ये कर लेता है वो कॉलेज तक पहुंच जाता है। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, और भी दोस्तों का एक्सपीरियंस भी बोल रहा हूँ, बाकी मेरे दोस्त बताएंगे। और मतलब क्लासेस, हाँ, ये मैंने देखा है, हाँ। बहुत सारे बच्चे अभी तक आते आते ना, उनको ऐसा लगता है मार्क्स कम आ रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, या लाइव में टाइम वेस्ट हो रहा है, बाद में कर लेंगे। तो क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आप सब ने, किसी ने, कोई ऐसा है जिसने मिस की पर रिग्रेट हुआ कि क्यों की? ऑनेस्टली ये हंस रहा है थोड़ा सा। हाँ, इसने की थी, बताओ कब से बंद कर दी थी क्लास? एक्चुअली मेरे घर में एक वेडिंग सीजन था, तो उसकी वजह से मैंने 2 वीक से ज़्यादा का बैकलॉग क्रिएट हो ओह। चुका था। फिर ये क्या था, लगातार फिर देखना टोटल बोरियत सी हो जाती है। फिर मैं हाँ। मैम की सीरीज फॉलो कर, लेक्चर की स्किप कर दिए, फिर मैम की सीरीज फॉलो करना स्टार्ट किया। पर अब लगता है कि Yes, नहीं ma'am. करना चाहिए था। उस वक्त मैं लगता इनको था। हमेशा बोलती हूँ, तुम लोगों के टाइम भी शायद बोला होगा कि अपनी शादी हो तो अलग बात है, वरना किसी शादी में इतना टाइम तक बात नहीं। कॉलेज में जाके सब कुछ एंजॉय कर लेंगे, हाँ, इतना नहीं है, बस ये स्ट्रगलिंग फेज है, इसे तो पार करना ही होगा। और लिटरली अगर कोई ये सोचता हो कि वन शॉट है, मैम जैसा कंटेंट बैच में देती हैं वही वो हर जगह देती है, लेकिन इतनी चीज को मैम ऐसे पढ़ा बैच में। मैम बस एक ही प्रॉब्लम है, हाँ, बताओ ना, बैच बताओ। में आप हाँ। ना याद करवाने के ही मानते मैं कह रहा हो, हूँ। आप अच्छा, आप याद करा के ही मुझे मानते लगा हो। कुछ अच्छा फीडबैक मिलेगा जो सीखूं तो उसको ऐड करूं। मैम बैच में आप याद करा के ही मानते हो, और वन शॉट में आप ट्रिक्स टिप्स सारी दे देते हो, बस पर वो उसमें एक्स्ट्रा एक मेहनत आपकी हम है पे आ आगे। जाती है। तो हाँ, मैं हाँ, रिकमेंड right. करूंगा, हाँ। मत बढ़ाओ एक्स्ट्रा हाँ। बर्डन, प्लीज 2-2 घंटे के मैम के लेक्चर ले लो भाई, याद करा के ही मानती मैम सन्नी को की पहचानो। आदत है। मैम बोल नहीं, रहा हूँ। मैं एक्चुअली इसमें ना, मैं सभी पीडब्ल्यू के टीचर्स के लिए बात बोलूंगी। जी ये मैम। तब, ये हर अच्छे टीचर के साथ आपको मिलेगा कि वो वन शॉट में भी सब कवर करेंगे, पर वन शॉट में हमने 6 घंटे में पढ़ा के हम निकल गए, फिर आपकी डबल मेहनत है, क्योंकि हाँ। आपको उसको पढ़ना, समझना, समझ तो लोगे यही साथ है, साथ, पर exactly. लर्न करना। और क्लासेस में हम वही चीज धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो वो आप साथ साथ में लर्न करते जाओगे। मैम बच्चे तो- एक्चुअली में यही सोचते हैं कि हाँ। वहां देखे तो 5 लेक्चर में करा है, 10 हाँ। घंटे हो गए, और यहाँ 6 तो हाँ। भाई हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन इतने मैम वन शॉट में कवर नहीं नहीं हो होते पाते, क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। कंटेंट भी देना है, बिल्कुल। लेकिन कमी कहीं नहीं है। हाँ। किसी में आपने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, किसी टीचर ने बोला था कि लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। हम्म। वन शॉट में कंटेंट पूरा है, बट बिल्कुल। अल्टीमेटली तो हमें ब्रेन में सेटल करना है। Yes. लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, तो प्रोसेस तुम्हारा क्लास में होता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज मेन बैच की क्लास मत छोड़ो, तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच कोई जाओगे। एक आध चैप्टर का बैकलॉग हो गया, लास्ट में करना है वन शॉट, दैट इज मेरे पास है, अच्छा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, ये लोग टेस्ट में भी बहुत मक्कारी करते हैं, तो टेस्ट टेस्ट- देने चाहिए या नहीं हुआ सिलेबस पूरा तो मत देने चाहिए, बाद में देखेंगे। मैं तो कहता हूँ मार्च नहीं आता, टेस्ट को भी लर्निंग टूल बना लो। मतलब जैसे तुम नोट्स पढ़ते हो, सॉल्व कर लिया, मार्क्स मानो 200 है। एमबीबीएस वालों की तरह, सच में वो सेकंड प्रॉप वालों की तरह हाँ, एकदम बात कर रहे हो। बिल्कुल, मतलब और ऐसा- मुझे लगता है इतनी जगह इंटरव्यू दे चुके हो कि बिल्कुल रट गया है सब कुछ, नहीं, ऐसा टक नहीं टक टक टक, हाँ, हाँ। बिल्कुल स्मार्टली, अगर मतलब वेरी नाइस। ये मैं एमबीबीएस में भी करता हूँ, जैसे अगर कुछ नहीं आता तो उसी को लर्निंग टूल बना लो, उसी के आंसर्स पढ़ लो, कुछ तो सीखोगे। टेस्ट जरूर दो, 200 आए 100 आए। बाकी सन्नी बताया, सन्नी ने काफी टेस्ट दिए थे। मतलब हाँ, तो सनी बताओ। बताओ, सनी वैसे- कितना रेगुलर देते थे सारे टेस्ट? जो मैम ऑनलाइन होते हाँ। थे वो तो रेगुलर दिया था, बाकी पीडब्ल्यू का AITS टेस्ट सीरीज भी ले रखा था ऑफलाइन, है। तो वो भी देता था रेगुलरली। बाकी मतलब लास्ट में हमें क्या है कि सिलेबस तो देखो मैम
मतलब ये भी नहीं कि बहुत जल्दी खत्म करो, मतलब बैच के साथ चलो। अभी बैच से लेट नहीं होना चाहिए, अगर पहले खत्म कर सकते हो थोड़ा बहुत कहीं से तो वो कर लो, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए, ताकि हमें लास्ट के जो 1-2 मंथ होते हैं ना उसमें रिवीजन मैम बहुत ज्यादा उसमें टेस्ट देने पड़ते हैं। मतलब मैंने तो रोज टेस्ट दिए थे, 1-2 मंथ में, लास्ट के 2 मंथ में लगातार 1-1 टेस्ट दिए थे, कभी कभी तो 2-2 टेस्ट। घर पे देते थे, यस खुद मैम से घर टाइमर पे, लगा के यस मैम 3 घर पे घंटे 3 घंटे का टाइमर लगा के। मैम उससे बहुत ज्यादा पहले क्या होता था कि मैम 500 के करीब आते थे नंबर, जब सिलेबस खत्म हुआ था फरवरी के टाइम पे, फिर मैम 650 प्लस करना था, तो लास्ट के 2 मंथ में मैम इतना इंक्रीज हो गया था क्योंकि मैम रोज टेस्ट देता था। और अरे वाह, यस, और मैम उसमें मतलब ये होता है कि रिवीजन भी हो जाता है ना, क्योंकि हाँ, फुल सिलेबस हाँ, टेस्ट टेस्ट होता के है। थ्रू, बिल्कुल यस मैम। तो क्या करते थे, जैसे टेस्ट दिया, क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो उससे रिलेटेड थ्योरी जो हम लोग बोलते हैं सच में पढ़ते थे या केवल उतना उतना ही देख लेते थे? नहीं मैम, मैं क्या करता था कि जैसे कि मैम जो भी टॉपिक गलत हुआ तो पहले वो नोट्स में जाके खोलता था और वो अच्छा। पूरा पढ़ता था, फिर मैं वापस जाता था उस पे, मतलब सॉल्यूशन नहीं देखता था पहले, पहले वापस जाता था, फिर मैं देखता था फिर से रीअटेम्प्ट, फिर से ट्राई करते थे। यस मैम। ओके, मुझे भी एक चीज ओके, याद आई ओके। मैम। यूजुअली क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले 2 पन्ने कोई नहीं पढ़ता, मैंने भी नहीं पढ़े थे, लेकिन मैं 3.0 का टेस्ट दे रहा था, आप उस टाइम पे पढ़ाते थे बायो, आपने रिपीटेड, मैंने एक टेस्ट में वो क्वेश्चन देखा और गलत गया, पर मैंने उसे देखा ही नहीं दोबारा। अगले टेस्ट में, क्योंकि शायद पता नहीं फैकल्टी को कैसे पता रहता है कि बच्चे फिर मिस्टेक कहाँ करेंगे, गलती होती है। तो फिर मैम ने वही क्वेश्चन दिया और मैम लिटरली उन 2 पेजों को जब मैंने पढ़ा तो मेरी जो हाइलाइटर था ना वो रुका ही नहीं, फिर मैंने मार्किंग ही किया हाईलाइट, और उस पेज में जो बहुत हम important- हमेशा पाई चार्ट बना के सोचते हैं हमें आ गया, बट वो जो थियोरेटिकली दिया जी हुआ है मैम, सारा पार्ट, लिटरली मैम वो चीज मैम टेस्ट देने से ही पता लगती है। आप ही की लाइन है, एनसीईआरटी वो समुंदर है जिसमें गोता लगाओगे तो मोती पाओगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैम एक टिप मेरी तरफ से जो शायद मेरा रिग्रेट ऑफ लाइफ भी है, मेरी मैम 6 OMR गलत हुई थी, मुझे भी ऐसा एडिक्शन हो गया था ऑनलाइन देने का, मैंने दिए थे 70-80 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, पर मैम सारे ऑनलाइन, वो एक होता है ना गेमिफाइड सा फील होता है कि मतलब क्लिक कर रहे हैं, आलस करता गया, कल पूरे साल में मैंने 1 OMR भरी, मेरी भी गलती है, लेकिन मेन एग्जाम में मेरी 6 OMR, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, शायद बहुत अच्छा कोई एम्स वगैरह मिलता, बट प्लीज ऑनलाइन वालों तो फिजिकल OMR लेके आओ यार, मैंने गलती करी है, एटलीस्ट मेरा कोई जूनियर ना करे, मैं ये चाहूंगा। हाँ नहीं, मैं इनको ध्यान हमेशा रखो। बोलती हूँ कि हाँ, मैम, हर मुझसे- ऑल्टरनेट वीक कम से कम आप संडे को हाँ, please एक करो। OMR दो, और स्पेशली लास्ट के 2 महीने में, हाँ। क्योंकि इससे बड़ा, जैसा ये बोल रहा है हाँ। रिग्रेट, इससे बुरा अगर कोई मैं regret थोड़ा और नहीं होता तो होता। गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर भी हो सकता था, मतलब लकीली नहीं मिल नहीं गया, नहीं, तो ये बिल्कुल, कहूंगा। गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल सही बात है। प्री पीजी में मत करना है गलती, और हाँ, प्री मतलब पीजी एम से करना हम है कोशिश ना। करेंगे। एमबीबीएस में एक्चुअली बताऊं, कोई बहुत ज्यादा, मतलब मैं एज अ डॉक्टर बात करूं अगर, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप कहाँ से कर रहे हैं, बस एक पेशेंट लोड अच्छा मिलना चाहिए ताकि क्लिनिकल सीखने को मिले, क्योंकि प्री पीजी में मेन एग्जाम जो है उसमें क्लिनिकल अप्रोच के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो केवल बुक से रट के नहीं होता है। तो पोस्टिंग जरूर करना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स, है ना। एमबीबीएस में आके क्या एकदम अपन वो वैसे ही इतने स्ट्रगल के बाद सिलेक्ट हुए होते हैं, माहौल होता है, पूरी दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब में, तो जो डॉक्टर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं ना, वो तो शुरू से फोकस्ड होते हैं, वो तो पढ़ाई करते हैं, वो तुम्हारे साथ मस्ती भी करेंगे, बट वो साथ में प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं। बट आप में से कोई है मेडिकल बैकग्राउंड का? नहीं, तो मैं भी नहीं हूँ, जैसे मेरे खानदान में भी दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं इनको भी हमेशा बोलती हूँ कि वो जो हम लोग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक तो इतनी हवा में भी आ जाते हैं, घर वाले रिश्तेदार खुद भी इतने स्ट्रगल के बाद बने, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर अपन वेस्ट कर देते हैं, और फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो है बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं अपने, तो वो जैसे ही वीक होता है ना, फिर वो गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर प्री पीजी के लिए ड्रॉप का सिलसिला हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट प्रॉफ से मस्ती भी करो, अब तुम लोग सेकंड प्रॉफ में आ गए हो, मस्ती भी करो, लेकिन साथ में जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसकी प्री पीजी की प्रिपरेशन करो। मैं बहुत कमेंट देख रहा हूँ मैम, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, आपने भी नीट क्रैक किया है बहुत पहले, फिजिक्स लाइक हाँ, लगातार आप बताओ पॉपअप कर रहा है मैम। चलो बताओ, आप लोग फिजिक्स में इनको बहुत Physics में प्रॉब्लम क्या? आती है, फिजिक्स का बताइए। मैम फिजिक्स में रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उतने पन्ने वापस से नहीं पढ़ सकते, तो आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाने ही नहीं, पड़ेंगे। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो शॉर्ट नोट्स तो नहीं बना पाते, बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाना भी एक कला है, वो हर कोई एकदम नहीं बना मैम सकता। मेरे तो क्या अकॉर्डिंग करें? मैम फिर यही है कि एमआर सर ने एक हैंडबुक लॉन्च की है, ठीक है। मैंने उसको 5-6 बार पिया है, तो कह सकता ठीक हूँ है। शॉर्ट नोट का वो सोल्यूशन है, अगर एमआर सर से पढ़ रहे हो, बिल्कुल टॉप नॉच ठीक है। सोल्यूशन है। मैंने ठीक शॉर्ट है। नोट बनाए थे, स्टिल मैं एमआर सर की बुक से पढ़ता था, तो उसमें है। कंटेंट ज्यादा है, तो एक सोल्यूशन है। ठीक है, वो एक और solution एक बात है। बताऊं, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, तो जो फिजिक्स की लर्निंग है वो क्लास में सबसे ज्यादा होती है, बायो से भी ज्यादा, ये तो मैम आप भी कहेंगे। नहीं, नहीं, तो definitely। क्लासेस अच्छे से करो, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स की क्लास 1 या 1.25 से ज्यादा मत करो, बायो की एक बार 1.5 पे अगर कोई ज्यादा करता, तो फिजिक्स का पहला पॉइंट है क्लास करो 1x पे करो, और नोट्स पे फोकस मत करो, लाइक
सोल्यूशन जो उसका और समझने पे दूसरा कोशिश मुझे करूं। ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन स्पेशली टीचर्स क्लास में करवाते हैं हाँ, वो वो- सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, यस मैम, उनको इतना अच्छे से करो। एक बार में नहीं आए, दो बार में नहीं आए, 3 बार, आप 10 बार 20 बार, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक ही क्वेश्चन 30 बार लगाते हैं और 30वीं बार में समझ आ जाता है। हाँ तो वो आपका अगर वीकर पार्ट है, क्योंकि बायो ज्यादातर बच्चे वो भी लेते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, तो फिजिक्स ऑटोमेटिक वीक हो जाती है, तो आपको वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है उसका कि Shortcut कोई, नहीं है। हाँ, ट्रिक्स कोई मैम लिख रहा है मेडिजी, हाँ बिल्कुल एमआर सर की मेडिजी है, वही है, मैंने करी है 4-5 बार, सारों ने करी होगी, मतलब काफी अच्छी शॉर्ट नोट्स हैं नहीं उसमें। बेटा, आप किसी भी सर से पढ़े, सर से सलीम सर ओपी, एमआर सर ओपी, ऑल पीडब्ल्यू टीचर्स आर ओपी, बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जिनको बच्चे प्रेम कर रहे हैं सब ओपी हैं। एक्चुअली आपका ओपी होना इंपॉर्टेंट है। आप टीचर को, मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग सब एक साथ पढ़ाते हैं, सबके स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, आपकी जिनसे फ्रीक्वेंसी मैच करे, और उसके बाद आप मेहनत कितनी कर रहे हो। आपका अगर फिजिक्स वीकर है तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ मत करो, मैं तो ये बोलती हूँ जितने टीचर्स ने क्लास में क्वेश्चन कराए, जो भी सर से आप पढ़ रहे हो, उनको समझकर और पक्का कर लो आप, यस कि मैम, उसमें थोड़ा भी ट्विस्ट करें तो आप आंसर कर पाए, उसकी क्लास प्रैक्टिस के करो। क्वेश्चन और डीपीपी मस्ट है, क्योंकि वो डीपीपी के बिना टीचर्स तो खुद नहीं है बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है मैम, डीपीपी बिल्कुल। मस्ट है। और मैम क्लास के क्वेश्चन करके ही सारा हो जाता है, क्योंकि हम तो नीट के स्टूडेंट्स हैं, हम तो नीट के बाहर सोच नहीं सकते, लेकिन मैम जो टीचर है वो तो जेई बिल्कुल। एडवांस हर जगह का हाँ। सोच रहा है। मैम इवन हम्म। आपके जो ह्यूमन फिजियो के नोट्स मेरे पास हैं, मैं उनसे अपने फिजियोलॉजी के प्रॉफ में लिख के आया था जबकि मैं तो हमेशा ही बोलती थी, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैम, लिटरली वो proper। इतनी। और मैम अच्छा। वहाँ टीचर जब फिजियो की हमारी मैम पढ़ा रही थी तो हमारा ये था, ये तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, पहले पढ़ रेस्पिरेशन वाला चुका हूँ। चैप्टर जो हाँ। ईटीसी वगैरह पढ़ाया है उसका मतलब हाँ, हाँ, बी कैम का बहुत मेजर पोर्शन कवर वो होता है। बायोकेमिस्ट्री क्रैब का, साइकिल हाँ, मैम, क्रैब ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमबीबीएस के, ये रटे हुए हमें। और मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मतलब टिप्स पे था, वो तो पढ़ा ही नहीं हमने फिजियो में, डिटेल वो तो घर से बस ये था कि बायो के अभी नोट्स आप की लोग फोटो फाइनल प्रॉफ में गाइनी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी बहुत सारा रेफरेंसेस आपको नोट्स में से मिलेंगे। यस मैम, जब मैम human वो reproduction चीजें हमने के। देखी है लिखी हुई वहां नोट्स में, और हम लिटरली थैंक करते हैं कि हम एक चलो याद करते आपसे हो उस पढ़े। समय, यस मैम, याद लिटरली आपसे मिलने का बहुत मन था, और आज हम ये कर रहे हैं। मैम हमें 2 फायदे हुए, एक तो हम जो ड्रीम टीचर है गुरु माँ उनसे मिल लिए, दूसरा मैम हम अपनी सीनियर से भी मिल लिए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल Ultimately हाँ, आप हमारे बिल्कुल senior हैं। बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज, और वंस अ मैम- डॉक्टर ऑलवेज अ Yes, डॉक्टर। मैम वंस अ सीनियर इज ऑलवेज अ is सीनियर, ये always भी है। नहीं नहीं, ऑल माय बेस्ट विशेस, और बस अच्छे से अब प्री पीजी निकालो। और एमबीबीएस कैसा चल रहा है भाई, क्या क्या लाइफ में चेंज आया, मस्ती क्या कर रहे हो वो बता दो, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा इनके मैम लिए। मैं ये कहूंगा, यहाँ जितनी स्ट्रगल कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि ये एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, ये वगैरह नहीं, वहां जाके प्रॉपरली एंजॉय करना है, क्योंकि आप एक सीट सिक्योर कर चुके हो। अब आपको किसी जने से लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है कि मुझे आना चाहिए। वहां पे ये नहीं है 90% के पीछे भागना, 80% के पीछे भागना। वहाँ 50% वाला भी अच्छा डॉक्टर बनता है, 80% वाला भी अच्छा डॉक्टर बनता है। बस आपने सीखा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैम मस्ती बहुत होती है। और जैसे नीट के टाइम पे मतलब मुझे मैम बाइक राइडिंग का शौक है, हिल्स वगैरह में, तो मैं नहीं जा पाता था। कॉलेज के जाओगे मतलब हर 2 मंथ में तुम ट्रिप मारोगे। हाँ मतलब अभी अभी सब हाँ। कुछ बैक सीट पे रखकर अभी फोकस अभी होके तो- निकालने की हाँ। सोचो, फिर मस्ती के लिए पूरा टाइम और है। कुछ बच्चे कहते हैं 10-12 घंटे नहीं होता, तो क्लासेस और सेल्फ स्टडी मिला के करना होगा यार, कंपटीशन है और कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं एक्चुअली उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में डिफरेंस भी बहुत होता हाँ। है, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली पढ़ाई होती है हाँ। और वहाँ फ्री माइंड से पढ़ते हो, तो वो मतलब- ऐसा नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई हो जाती है, पर वो अपने आप होता है फ्लो में। वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो है बैकलॉग। और एक मैम सोशल एस्पेक्ट और पेरेंटल प्रेशर नहीं रहता, मतलब सोशल एस्पेक्ट बढ़ जाती है तो। मेरे को ये बताओ, आपके ये कुछ बोल नहीं रहा है, हाँ अभिषेक है ना, हाँ तो इंट्रोवर्ट से ही तो ज्यादा बात Mainly करनी students है। are asking about ragging in medical colleges. So ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए interaction। बता- नहीं नहीं बेटा, अभी रैगिंग की बात अभी नहीं, बाद में करेंगे, बट अभी नहीं होती है, अभी ऑफिशियली नहीं होती कोई है। ऐसा कुछ ठीक नहीं है, है, ये बस एक term हमारे देता है, टाइम पहले होती थी, होता था। वो कभी मेरी वाली अच्छी वाली बताऊंगी रैगिंग कैसे होती थी, बट अब तो बहुत रेयर होती है। लिटरली जो सीनियर्स है वो बहुत हेल्पफुल है, उनके पास जाओ। सीनियर्स तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप मैम लोगों को, भैया सीनियर्स के दीदी बिना तो के चलता ही तरह नहीं ट्रीट है। करते हैं। पेरेंट्स की कमी महसूस होने देते, हाँ। उन्हें रात में फोन कर दो तो हम आपके लोग पास अगर हॉस्टलर्स हो गए ना, जी मैम। हॉस्टलर्स में तो मतलब पेरेंट्स की तरह होते हैं आपके सीनियर्स। मैम। फर्स्ट प्रॉफ में तो मुझे याद है वो लोग लिटरली बुक्स मार्क करके देते थे कि ये मैम, पढ़ जाना। yes, तुम्हारे मैम, साथ आई थिंक बिल्कुल हुआ हुआ है, होगा। हुआ है। Yes, मैम। वो मार्किंग्स करते हैं, वो मार्किंग नहीं करे तो फर्स्ट प्रॉफ ही नहीं निकले, तो Yes, खूब मैम। वो खिंचाई भी करते हैं शुरू में, और फिर वो बॉन्ड बनता है। मैम और बट वो खिंचाई भी बहुत हंसी मजाक का अब होता तो है। बहुत, अब तो बहुत लाइट हो गया। Yes, मैम, अब तो- अब उसको रैगिंग भी नहीं बोल सकते, अब तो मस्ती है। मैम- मम्मी पापा कैसे, खुश हैं पेरेंट्स? दे आर ऑलवेज हैप्पी फॉर मी। ऑलवेज हैप्पी। Yes, अभी अभी खुश हैं, अभी घर वाले? चाहे मेरा क्लियर होता हाँ। ना होता, लेकिन वो क्या खुश बात रहते है, हैं। यू आर लकी, वेरी गुड, वेरी लकी। और रिलेटिव्स वगैरह आप सब मैम अब तो सभी बदल खुश गया, हैं, अब तो सबके- मैम सभी सबके है। expressions जिसने बदल पहले गए हैं। कभी ये ताना कुछ मारा भी बोलेगा। था,
ये कुछ बोलेगा रिश्तेदारों को फिर- हाँ रिलेटिव्स में ये था, पहले ज्यादा पूछते नहीं थे हमारे बारे में, हाँ। अब क्या है कि कॉल आते हैं। हाँ कॉल आते, देखो मैं बोलती थी ना मैम सब इवन मौसम अभी की तरह फैमिली बदल जाते फंक्शन हैं। में जाओ हाँ। तो अरे फलाने का लड़का एमबीबीएस कर रहा है, तो वो अलग से ही फिर एक रैंप वॉक टाइप बन जाती है, हाँ। इधर से आपको देख रहे हैं मिलवाते भी होंगे छोटे बच्चों को भी इसके मैं मिलवाते पेरेंट्स को होंगे। जानता हूँ, इसके तो रिश्ते आने शुरू हो गए मैम अभी से। हाँ? ये राजस्थान से है ना मैम हाँ, ओरिजिनली, राजस्थान में तो इसके बस- तो रिश्ते आने शुरू हो गए मैम। अब तो बस रेट बढ़ना है दिन ब दिन जी मैम। इतना सही डिफरेंस मैम लेकिन लिटरली सब आप ही का आशीर्वाद है, हमारी सब जो ईश्वर बायो का टिप्स पे आशीर्वाद हुई है ना आपकी वो मेहनत है, लिटरली बेटा आप लोगों की मेहनत बस है। मैम हम इसमें एक चीज मानते हैं, हम अपनी भी एक बार में मैम हम खुद पे कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमने बस एक चीज करी, बस मैम आपको फॉलो करा था। हाँ वो तो एक टीचर को एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है, सब बेस्ट है जिनसे फ्रीक्वेंसी लिटरली बता रहा हूँ, कोटा में है जो और कहीं पे भी कोचिंग कर रहा है, किसी पे भरोसा मत करना, सिर्फ नहीं अपनी नहीं फैकल्टी नहीं पे अपनी करो, अपनी अपनी एक फैकल्टी पे बस, फैकल्टी पर पे subject भरोसा पे। करो, ये हाँ, कभी नहीं धोखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ लॉन्ग हम एमबीबीएस में, हमें आज तक मैम की लर्निंग से याद आ रही है। मैम मैं इवन अभी भी जागृति सीरीज को फॉलो करता हूँ, वो मैम स्ट्रेस वगैरह कभी भी आ जाता है ना वो तो लाइफ वो तो हर किसी के लिए actually, हम इंस्टाग्राम सब चैनल पूछते पे हैं जाओ, कभी ना मैम कभी। बता देंगे सॉल्यूशन। हम लोग सब हमेशा, वो तो लाइफ का एक पार्ट है, कोई भी हो जाए। चलो थैंक यू, आप लोग Thank you, मिलने आए हुए, कुछ बोलना चाहता है? मैम हाँ एक बात बोलूंगा जो मुझे टेंशन रहती थी, हम्म। सिलेबस एमबीबीएस का वास्ट है, पर यकीन मानो प्रेशर और मतलब मैनेज हो जाता है, सीरियसली चिल है मतलब। और मैं पढ़ता भी ऐसा नहीं है, पढ़ा नहीं है कि सिर्फ पास हो गए, लाइक हम मैक्सिमम के हम 70% प्लस ही है फर्स्ट ईयर में, तो मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब तुम वो एक डेड बॉडी देखोगे, काटोगे, मतलब मजा आता है, मतलब उतनी बोरियत नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एमबीबीएस का मत करो अभी, तो सिर्फ इसी का टेंशन लो। एमबीबीएस में तो वो अलग, ये स्ट्रगल अलग है, वो पढ़ाई अलग होती है, जो जा रहे हैं वो गजरा अलग राजा होती है। में, हाँ जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं वो ध्यान से देखना, वहां लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन आई है मैम की। है क्या किसी पे वो फोटो? वो मुझे, मेरे को एक बार एक स्टूडेंट ने भेजा था पर मुझसे मिस मैम हो वो गया, वो मेंशन बोर्ड पे है अभी भी, मेरा एक कभी था। मिले तो भेजना। जी मैम जरूर। हाँ वहाँ पर एनाटॉमी फर्स्ट प्रॉफ का गोल्ड यस मेडल मैम, लिखा मैम हुआ है। आपकी एनाटॉमी हमारी बायो कैम में आ गई डिस्टिंक्शन। अरे वाह, वेरी जी, मैम। गुड वेरी गुड, डिस्टिंक्शन। yes, अरे वाह, मैम। वेरी। एमबीबीएस में डिस्टिंक्शन ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने टॉप करा था, 63% मार्क्स थे मेरे उसमें, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे घर वालों ने बोला 63 थे तो जिंदगी में इतने कम नंबर वही है, मैंने कहा लाने- यही टॉपर है, यही यही top है, लाने मैम। में ही टॉप Yes, करा है। तो बाकी आई मैम होप थैंक यू आपको सो मजे मच। आए। नहीं थैंक यू, अच्छा लगा मुझे आज। अगर हमारे कॉलेज में हाँ आते हाँ बताओ। हैं, हाँ भाई ये देखो, अगर तुम भाई जीएमसी बुलंदशहर में आ रहे हो, देन विल मेक योर लाइफ इजियर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं तुम सब। तो भाई ने पहले ही आपको न्योता दे दिया है, जीएमसी बुलंदशहर में आओ, वहाँ आपके सारे पांचों भाई बैठे हुए हैं। साथ में आपकी- बैठ के मस्ती करेंगे, ये से भाई ऊपर ऊपर से बोला जाए। साथ में बैठ के मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे और खूब आपको और पढ़ना लिटरली सिखाएंगे और तुम लोग पढ़ाएंगे। नीट क्रैक करके आ रहे हो, तुम्हारे लिए अलग से रिस्पेक्ट है, हम लोग तुम्हें वहां पे और एंजॉयमेंट सिखाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ लो यार प्लीज। जो भी फेज में होंगे वो भी वेलकम। कोई बोल रहा है हंस भी लिया करो भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, स्टूडियो और थोड़ा यहाँ का वैसा एटमॉस्फेयर है, सारे हंसते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही है जैसे हॉस्पिटल में आता है ना हाँ, कोई, हाँ, तो वो अपने आप ही हाँ, नर्वस थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, कैमरे की आदत नहीं है, लाइक हाँ। वैसे तो खूब हंसते हैं मैम भी, मतलब सभी चिली रहते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं उधर उधर, अगर किसी को हेल्प चाहिए। सन्नी तो है ही फेमस, मतलब सनी क्या फेमस है? मैम सर अलग सर के साथ पॉडकास्ट है मेरी तो। पॉडकास्ट है इसका भाई। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं शक्ल लग रही थी मुझे देख के। हाँ ओके ओके ओके, तो सनी इसीलिए फेमस है, अब तो सब फेमस हो यार गए। मैं कहूंगा तुम में मैक्सिमम ऐसे होगा जो कोई वर्क नहीं करता, और सनी ने लाइक अपना बिजनेस संभालते हुए 5-6 घंटे वर्क करते हुए क्रैक किया है दिल्ली अरे में, वाह, और 1 साल में क्रैक किया। कोई ड्रॉप पूछ रहा था, सन्नी एक ड्रॉप में मतलब 5-6 घंटे वर्क करते हो यार, हसल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट। ड्रॉप कोई नहीं गिनता। हाँ, नहीं, मैं वो कोई पूछ हमेशा रहा था तो बोलती बता हूँ कि दूं। अपन मैम, डॉक्टर ये के आप पास ही के जाते नहीं हैं है, तो हाँ। अपन कभी पूछते हैं क्या कि आप कितने साल ड्रॉपर हो, कोई कौन पूछ से रहा है- कॉलेज तक नहीं पूछता हाँ, है। कोई It is पूछ रहा है your इंस्टाग्राम, देखो पहले तो सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम मत चलाओ, मैं तो चलाता हूँ, बट कहूंगा कि मत चलाओ। बंद, और फिर बंद, अगर अगर बंद अगर है, हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो मैं तो इन लोगों को हमेशा बोलती हूँ टोटल बंद कर और कनेक्ट करना है तो शिवम यादव 661224 अगर कोई चलाता है तो। ये सब marketing। ठीक है नहीं, हमारे इंस्टाग्राम की अभी तुम्हें जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं मैम सामने खड़ी हैं, अभी सिर्फ आप अपना बैच करिए और एक तुम टीचर से एक सर्च subject किसी पढ़िए। और चीज के लिए करने जाओगे और वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, फॉलो योर सीनियर, फॉलो योर फैकल्टी, यही है। और बाकी नीट 2026 के लिए सबको ऑल द बेस्ट यार, फोड़ो और कॉलेज में आ जाओ जल्दी से, बहुत हो बहुत गया। बहुत बढ़िया मोटिवेशन हो गया आज, फुल एनर्जी मैम लास्ट में प्लीज करके क्लास करते जाओ, मुझे भी डाउट होता है क्या क्लास से होगा भाई यार, सच बता रहा हूँ, क्लास और डीपीपी करो, हो जाएगा एट द एंड, इतनी बात मानो उसी को बस पक्का कर लो, हाँ। है ना, उसी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी नहीं थैंक मुझे यू मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू मैम, लाइफ में आने के लिए, मतलब चेंज आया लाइफ में सीरियसली, थैंक यू, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स दोनों तरीके से। आप गुरुमा हैं, हाँ, सही है। seriously आप हैं हमें मतलब। अभी तक सिखाती आ रही हैं,
हमारी मेडिकल हो गया, नहीं, कहते मैं आप बच्चे लोगों बट से एक भी सीखती एक हूँ, चीज नई बोलूंगा एनर्जी से मैं बहुत एक चीज सीखने को बोलूंगा लाइक मिलता है। कोई ऐसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करा बट इन वाले टीचर्स की मेडिकल कॉलेज में याद आती इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता सीरियसली मैम मैम लिटरली आपको ही पता होगा लाइक इतने अच्छे ड्रॉ करके कोई नहीं पढ़ाने वाला तुम्हें, एक दो टीचर मिल जाएंगे पर मैक्सिमम मुझे नहीं बहुत मिलेंगे। सारे बच्चे बोलते हैं मैम मेडेड में भी ले लो आप क्लासेस, हाँ, मैंने मैं- कहा वो मैम ले सकते हैं आप क्लिनिकल वैसे। प्रैक्टिस के साथ इतना टाइम ही नहीं हो हाँ, पाता है मैम, ना, मैम फिर तो- वो नीट छोड़ के फिर उसमें मैम आना आप पड़ेगा। हमारे लिए एक मोटिवेशन है, क्लिनिकल हाँ, मैम, प्रैक्टिस इतना एज अ मैनेज- डॉक्टर एंड देन फैकल्टी। और मैम लिटरली नीट में भी आप हैं और फिर हमारे एमबीबीएस में हमने बेस्ट फील्ड चुन ली है। चलो करो यार मैम से मोटिवेशन लो कि कैसे प्रैक्टिस भी कर रहे हो अपना पैशन फॉलो टीचिंग का, लाइक तुम्हारे पास तो इतने एग्जांपल है। ऑल द बेस्ट फिर से, थैंक यू। थैंक यू सो Thank you मच, so ऑल much, द ma'am. बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बस खुश रहो, खूब खुश रहो और बढ़िया जल्दी आपका प्री पीजी आशीर्वाद क्लियर करो और बढ़िया जगह से पीजी करो, क्योंकि कोशिश मैं करेंगे। थोड़ा सा बुरा लगता है सुनने में, लेकिन पीजी के बिना जो है वो एमबीबीएस वो तो है, mentally है। गड़बड़ है। Chemistry मैम वैसे ऑफ हाँ। का ही नहीं है मुझे तो। तुम्हें ऑफ का ही नहीं में मैम मेरा सर्जरी सर्जरी हम सेम सर्जरी मेडिसिन मेडिसिन मैं अभी पीसीएमबी वाला था तो मेरा न्यूक्लियर मेडिसिन ब्रांच इवॉल्व हो रही है, हाँ, फिजिक्स nuclear वगैरह है तो मेरा medicine उसमें is है, very good। मतलब हाँ, बहुत मुझे अच्छा फिजिक्स है। में इंटरेस्ट है हाँ, मतलब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो जो भी करो एक्सेल करो उसमें, बढ़िया करो और खूब अच्छे पेशेंट्स की हेल्प करो और घर वालों को भी खूब नाम रोशन Thank करो you, और देश thank you, दुनिया ma'am. घूमो, खूब एंजॉय करो, थैंक यू मैम। ठीक है? और शादी में बुलाना सब मैम श्योर मैम। इसकी तो आ ही रहे रिश्ते, हो सकता है अभी 6-8 महीने में ही मिल जाए कार्ड। हम दो लाएंगे। नहीं नहीं, पक्का आऊंगी गाइस मैं, वी पक्का। वेलकम यू टू केएसजीएमसी बुलंदशहर। ये देखो, ये तो अपने कॉलेज में ही बुला के बनेगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपको। चलो दो, हाँ बेटा 2 मिनट देना, मैं भैया लोगों को सी ऑफ कर देती हूँ। तो आप बेटा थोड़ी देर के लिए मैंने आपका जो है बंद हुआ होगा, वो लैग नहीं हुआ था, बस मैं उन लोगों को सी ऑफ करने गई थी बिकॉज सडनली वो लोग आए थे और बस उनको थैंक यू बोलने, गॉड ब्लेस यू बोलने, और उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज में अभी जो जूनियर्स आए हैं वो भी 70-80% यकीन 2.0 और यकीन 3.0 के हैं। तो बस एक वो सेल्फी ले रहे थे अपनी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रेगुलर क्लासेस करो, फिर जो अपना बैकलॉग होगा वो अपन वन शॉट से करेंगे, बट अदरवाइज अभी अपना बैच को पूरा फॉलो करना है। चलो करें आगे, कहानी बढ़ाएं। मजे आ गए, खुश हो गए आप लोग? तो हम जो बात कर रहे थे, 1 मिनट, हम जो बात कर रहे थे बेटा, स्टोर्ड, थोड़ा सा ये लोग टच हुआ था तो वो हो गया है बोर्ड। करें, शुरू करें? आवाज सब क्लियर है ना? देखो मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा सेल्स कहीं दादागिरी ना करें, इसीलिए डेल्टा सेल्स जो हैं वो सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकालते थे और वो इनको रेगुलेट करता था। ये बात कितने स्टूडेंट्स को याद आ रही है जरा मुझे बताइए? जब मैंने आपको अल्फा बीटा सेल इंसुलिन ग्लूकेगॉन पढ़ाया था तब ये बात मैंने आपको बताई थी। बेटा ऐसे ही, सेम ऐसे ही यहां पर सप्रेसर टी सेल होते हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं कि कहीं ये दादागिरी ना करे, कहीं ऐसा नहीं हो ये सेल्फ सेल्स के खिलाफ ही उनको ही मारने लग जाए, उनकी तलवार घोंपने लग जाए, ये सारी बातें। सो दे रेगुलेट टी किलर एंड टी हेल्पर सेल्स, ये उन्हें कंट्रोल करते हैं। so that they don't become overactive, and attack self cells. यहां तक क्लियर? हाँ दिव्या कह रही है मैं भी आऊंगी नेक्स्ट ईयर, ये हुई ना बात? बहुत बढ़िया दिव्या, मैं वेट करूंगी आप सबका। नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा, मैं क्लासेस के बीच में ना कॉल लेती हूँ ना किसी से मिलती हूँ। तो अभी जब ये आए रामलखन भैया मुझे बोलने की मैम कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने कहा नहीं क्लास चल रही है। बोले नहीं मैम वो कह रहे बहुत दूर से आए हैं, 2 मिनट मिल लो आप। तो मैं गई, फिर पता चला वो लोग योगेश जैन सर से मिले थे अभी
और एमडी सर का उनके पास में कहीं से कांटेक्ट होगा, तो सर ने फिर यहाँ आए तो उन्होंने कहा गुरु माँ से भी मिलना ही मिलना है, तो फिर क्लास का पता चला, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा। मैंने कहा आ जाओ, चलो मेरे अभी वाले नादान परिंदों को, अभी वाले बच्चों को जरा मोटिवेट कर दो। तो इट वॉज अ वेरी स्वीट सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो, और बहुत खुशी होती है ऐसे स्टूडेंट्स जब मिलने आते हैं। लोग कोटा आए हम टीचर से मिलने, और अभी इनवाइट करके गए हैं कि आप कॉलेज में आना मैम, सारे 2.0 3.0 वाले आपके बच्चे की भरमार पड़ी हुई है। इवन वहां की फैकल्टीज जो है, कॉलेज की फैकल्टीज, वो पीडब्ल्यू की फैकल्टीज को जानती है हम लोगों के थ्रू। तो आप लोग ही हमारा नाम रोशन करोगे ऐसे ही, है ना? आओगे? हाँ, मैं भी बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है? हाँ, मोहित सर, हाँ, चलो करें। बढ़े, आगे बढ़े नाउ। अब बेटा ध्यान से समझो, इनका रोल क्या है। इनका रोल क्या है बेटा? ये कमांडर है। मैंने आपको ये बात बताई थी जब एड्स पढ़ाया था कि ये कमांडर सेल है, मतलब ये कमांड देगा इसको, तभी ये जाकर उस पैथोजन में छेद करेगा, पानी घुसेगा, वो मरेगा यानी तलवार घोपेगा। सो दे कमांड, ये कमांडर है, दे कमांड टी किलर सेल्स टू किल पैथोजेंस। बेटा जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया, सबसे पहले टी हेल्पर सेल्स जो है उन्होंने उसे समझा, पहचाना, टी किलर सेल को बोला जाओ उसको मारो, और कुछ मेमोरी टी सेल्स भी बन के रेडी हो गए नेक्स्ट टाइम के लिए। सो ये कमांड कर रहा है टी किलर सेल्स को, और इसीलिए इसका रोल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। अब बेटा ये एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडीज, ये तो हम भी जानते हैं। एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। कौन से वाले बी लिम्फोसाइट्स? प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स, वो बनाते हैं एंटीबॉडीज। बट यही जब कमांड देंगे, दे कमांड बी सेल्स, वो जो प्लाज्मा सेल्स हैं, तब जाकर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, टू सिक्रीट एंटीबॉडीज। तो बेटा ये ना तो डायरेक्टली तलवार घोंप रहे हैं, ना ही बंदूक से गोली चला रहे हैं। दे डू नॉट किल डायरेक्टली, दे डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडीज, बट ये कमांड करते हैं टी हेल्पर किलर सेल्स को, ये कमांड करते हैं बी सेल्स को, तब जाकर एंटीबॉडीज बनती हैं। यानी इसका रोल है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी। मतलब अब आप ऐसा समझ लो बेटा कि टी हेल्पर सेल जो है वो कमांड देगा, तब जाकर बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा, टी हेल्पर सेल। ठीक है, लिख लो बेटा। खुश हो गए आज सबकी? नहीं, ये बताओ मिलके पहले। चलो, सो कॉल्ड कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम, कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम। मेरे प्यारे नादान परिंदों, क्या आपको याद है कि यही सेल्स होते हैं अटैक्ड बाय HIV वायरस? कितने स्टूडेंट्स को याद है जब HIV वायरस हमारे बॉडी में घुसता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो वो टी हेल्पर सेल्स का ही नंबर कम करता है, उनको अटैक करता है, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी ठप हो जाएगी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी ठप हो जाएगी। ना बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा, ना किलर सेल मारेगा। ऐसा समझ लो बेटा, टी किलर सेल और बी सेल्स जो है, प्लाज्मा सेल्स जो है, ये तो पैदल सैनिक हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, पर जब तक पीछे कमांडर ऑर्डर नहीं देता तब तक ये कुछ नहीं करते हैं। सो दीज वर अटैक्ड बाय HIV, और इसीलिए हमने कहा था कि जब HIV एड्स होगा तो टोटल इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएगी। याद आया? यानी अगर मुझे सब कुछ समराइज करना है, एक न्यू पेज ले लो, तो टी हेल्पर सेल जो हैं, इनका रोल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी है, इनका रोल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी है, दोनों में है, दोनों में है।
दोनों में है। यहां पर ये टी किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और यहां पर ये प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स जिन्हें हमने कहा था जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करेंगे। बी सेल्स हैं, बेसिकली बी सेल्स हैं। और जब ये स्टिमुलेट होंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और डेथ हो जाएगी, मर जाएगा जो भी बैक्टीरिया वायरस है। दिस विल डायरेक्टली किल पैथोजन, एनके सेल्स की तरह डायरेक्टली किल पैथोजन। ये तलवार है और ये डैमेज कर देगा एंटीजन को। वो होल ऑर्गेनिज्म, पूरा बैक्टीरिया वायरस हो सकता है या जो भी बीमारी करने वाला कोई सरफेस पे प्रोटीन हो सकता है या उसके द्वारा निकाला गया कोई केमिकल हो सकता है। डैमेज या किल एक ही बात है, किल या डैमेज। लिख लो एक बार। अब यानी अगर मैं एक टेबल बनाऊं बेटा, एक चार्ट बनाऊं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में डिफरेंस की। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके थ्रू होती है? बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। सो मीडिएटेड थ्रू बी लिम्फोसाइट्स, जबकि दिस इज मीडिएटेड थ्रू टी लिम्फोसाइट्स। हालांकि दोनों का कमांडर जो है वो टी हेल्पर सेल है। सो बी एंड टी। यहां पर बंदूक की गोली बनेगी, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड, प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। यहां पर नॉट फॉर्म्ड। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोल इन कैंसर, बड़ा ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी में जब कैंसर सेल्स बन जाते हैं बेटा, कैंसर सेल्स को मारने का काम केवल टी सेल्स कर सकते हैं, ये नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कैंसर सेल्स को मारना है, नॉर्मल इंफेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया टाइफाइड ऐसा कुछ हुआ है तो एंटीबॉडीज बनेंगी, इसका रोल आएगा बी लिम्फोसाइट का। पर अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम का केवल टी किलर सेल्स मार सकते हैं। वो डायरेक्ट तलवार से मरते हैं, वो बंदूक की गोली से नहीं मरते। एंटीबॉडी कैंसर सेल्स को नहीं मार पाती, उनके खिलाफ नहीं बनती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। रोल इन ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ना, अंग प्रत्यारोपण, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करा तो जो होस्ट है उसकी किडनी, जो रिसिपिएंट है उसने फौरन समझ के रिजेक्ट कर दी। वो जो रिजेक्शन करते हैं बेटा वो भी ये वाले सेल्स करते हैं। जी हाँ, इनका रोल होता है। अगर टी सेल्स ने उसे अपना मान लिया कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो वो किडनी लिवर बॉडी एक्सेप्ट करेगी, वरना ये उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, पेशेंट का नुकसान हो जाता है, उसको बीमारी डेथ तक हो सकती है। और इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली इस पर काफी क्वेश्चन आता है। तभी तो अपन पढ़ते हैं ना बेटा, आपको याद होगा कि जिनको ट्रांसप्लांट होता है, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था, किडनी रीनल ट्रांसप्लांट के टाइम पर उनको इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई देते हैं, साइक्लोस्पोरिन, याद आ रहा है? पूरी जिंदगी वो इसलिए देते हैं ताकि ये टी सेल्स ठप हो जाए। हालांकि फिर और इन्फेक्शंस होने के भी चांस हैं। तो मैंने बताया था, इधर कुआ उधर खाई, दो मुंहा तलवार है ये। चलो अब आओ बेटा एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं। एंटीबॉडी को, ये बेसिकली गामा ग्लोब्यूलिन है, इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है, तो इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कह देते हैं। बड़ा ध्यान से समझो, एंटीबॉडी तो ए बी लिख दिया शॉर्ट में, एंटीबॉडी, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन है तो ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन, पर इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ऐसा लिख देते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं।
और गामा ग्लोबुलिन्स क्या होता है? ये प्लाज्मा में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन है। याद है बेटा? वो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता था। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता था। याद आ रहा है? जरा यस लिखकर भेजिए। एनसीईआरटी तो कहती है कि ये प्रोटीन्स हैं, यानी प्रोटीनेशियस। पर बेटा एक्चुअली जब एंटीबॉडी बनती है तो कुछ शुगर का पार्ट भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। एक्चुअली बेटा 96% तो ये प्रोटीन है, बट 4% इसमें शुगर्स भी होती हैं। फर्स्ट चॉइस अगर ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन दिया है तो वही होगा। फर्स्ट चॉइस विल बी ग्लाइकोप्रोटीन। 4% शुगर्स हैं बेटा, दिस विल बी द फर्स्ट चॉइस। ऑप्शन नहीं है तो प्रोटीनेशियस लगा देना। चलो, नाउ ये कब बनती है? फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू, बेटा जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आए, यानी कोई पैथोजन आए, भले ही पूरा पैथोजन एंटीजन की तरह बिहेव करे या कोई सरफेस प्रोटीन या केमिकल, वो जब हमारी बॉडी में एंटर करे, एंटरिंग इन आवर बॉडी, तब ये फॉर्म होती हैं। सो फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन और पैथोजन एंटरिंग इन आवर बॉडी। और क्यों? उनसे लड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए, टू फाइट विद देम, उन्हें खत्म करने के लिए। यस, अगेंस्ट एंटीजन। नाउ एक एंटीबॉडी मोनोमर को जब आप देखोगे, इस मोनोमर का क्या मतलब है अभी समझ आएगा बेटा। तो उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ये प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है, आपको मालूम है। 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे डाइपेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, क्योंकि अमीनो एसिड है के बना हुआ है ये। बेटा इसमें से 2 जो चेन्स हैं उनमें अमीनो एसिड्स कम हैं, तो चेन छोटी है तो वेट भी कम होगा। और 2 जो है उनमें अमीनो एसिड ज्यादा हैं, तो चेन लंबी है, यानी भारी भी ज्यादा होगी। तो 2 हैवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन्स हैं। हैवी क्योंकि अमीनो एसिड ज्यादा हैं, लंबी चेन है। लाइट क्योंकि अमीनो एसिड्स कम है, छोटी चेन है। दे आर लॉन्गर, दे आर शॉर्टर। इसे शॉर्ट में L2 लिख देते हैं, 2 लाइट चेन्स। इसे शॉर्ट में H2 लिख देते हैं, 2 हैवी चेन्स। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। इसे पॉलीसेकेराइड लिख देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। 2 हैवी है, 2 लाइट है। और इसीलिए इसे कहते हैं डिपिक्टेड एज H2L2। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। H2L2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स हैं, इसीलिए H2L2 कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये Y शेप की होगी, Y शेप्ड। ये शेप भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। मैंने हमेशा एंटीबॉडी ऐसी बनाई है, ऐसे करके। सो इट इज Y शेप्ड। अभी हम देखेंगे। चलिए आइए बेटा एक न्यू पेज ले लो। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी एनसीईआरटी में नोटिस नहीं की होंगी। आइए बनाते हैं हम। तो सपोज करो मैं पहली बना रही हूं हैवी चेन। ये मैंने एक हैवी चेन बनाई। मैं एक और हैवी चेन बना रही हूं। बेसिकली ये अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। नाउ अब मैं 2 लाइट चेन्स बना रही हूं। ये मैं स्मॉल साइज की बनाऊंगी, इसमें अमीनो एसिड्स का नंबर भी कम होगा। सो दीज आर द 2 हैवी चेन्स and these are the 2 light chains. Y shaped का स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेटा ध्यान से सुनना,
दोनों हेवी चेन्स के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, दोनों हेवी चेन्स के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, और इसी तरह हेवी और लाइट चेन के बीच में भी एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। दोनों हेवी चेन्स के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ऐसे ही हेवी और लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। क्वाटरनरी प्रोटीन याद है आपको, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, सब में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे। अब बेटा यहां पर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसी चेन के अंदर। याद है बेटा इंसुलिन के स्ट्रक्चर में भी, ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच में तो था ही दो डाइसल्फाइड बॉन्ड, पर ए चेन के अंदर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड था। ऐसे ही लाइट चेन में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इधर भी हेवी चेन में दो है। ऐसे ही इधर भी लाइट के अंदर एक है, इधर भी लाइट के अंदर एक है, इधर भी हेवी के अंदर एक है, इधर भी हेवी के अंदर एक है। तो दो हेवी के बीच में है, एक हेवी और लाइट के बीच में है, एक हेवी और लाइट के बीच में है। ये दो लाइट चेन के अंदर है, ये दो हेवी चेन के अंदर है, ये दो हेवी चेन के अंदर है, ये दो लाइट चेन के अंदर है। और ऐसे ही यहां पर भी हेवी चेन में एक, हेवी चेन में दो, यहां पे भी हेवी चेन में एक, हेवी चेन में दो। अब मैं आपको यहां लिखवाती हूं इस बात को। सो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन 2 हेवी चेन्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जो अभी मैं पढ़ा रही हूं? उन्हें ये तो पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, पर कहां कहां होते हैं ध्यान नहीं दिया। जरा मी लिखकर भेजिए। नाउ 1 disulfide bond between each heavy and light chain। 1 heavy और 1 light के बीच में 1 disulfide bond है, तो टोटल 2 heavy है 2 light है, उनके बीच में 2 disulfide bonds हो गए। नाउ टोटल कितने डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स हैं? टोटल आओ हम गिनते हैं। सो 1 2 इनके बीच में है, 1 1 इनके बीच में है, 4 हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां भी देखो बेटा, लाइट चेन में 2 है, लाइट चेन में 2 है, हेवी चेन में ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। सो 1 2 3 4 5 इधर 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बात कभी नोट नहीं की? बताइएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। चाहे कोई भी एंटीजन आए, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी, चाहे कोई सी भी एंटीबॉडी बने, IgA, G, M, D, E, कोई भी, उन सब में इतना पार्ट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, इतना पार्ट कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। ये वाला जो पार्ट है सारा, ये सेम होता है बेटा, सेम। चाहे कोई भी एंटीजन हो और कोई सी भी वाली एंटीबॉडी बने, ये जो अमीनो एसिड का नंबर है, सीक्वेंस है, ये सब सेम होगा, सेम। तो इसे कहेंगे कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, और इसे कहेंगे कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। आपके जहां भी जगह हो वहां लिख लेना बेटा, समझना इंपॉर्टेंट है। लाइट चेन का इतना पार्ट कांस्टेंट होगा और हेवी चेन का भी ये वाला पार्ट कांस्टेंट होगा। इसे लिख देते हैं शॉर्ट में CH। ये भी है CH, हेवी चेन का कांस्टेंट पार्ट।
ये है लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट, ये भी है लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट। सो हेवी चेन का कांस्टेंट पार्ट और लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट, सॉरी लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट। मैंने गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ कर दी, रुको, ये गलत दिया। कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट पार्ट ऑफ हेवी चेन, कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, ऐसा CH और Cl। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो एंटीजन आएगा उसे एंटीबॉडी में फिट होना है। एंटीबॉडी पर वो एरिया जहां एंटीजन फिट होता है उसे पैराटोप कहते हैं। वो डिफरेंट होगा। समझो, मान लो एंटीजन इस शेप का है, या मान लो एंटीजन इस शेप का है, या मान लो एंटीजन इस शेप का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडी बनेगी, यहां पर ऐसा शेप होना चाहिए, यहां पर ऐसा शेप होना चाहिए, यहां पर ऐसा कुछ ऐसा शेप होना चाहिए। तो बेटा एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी में एक एरिया बनेगा ताकि वो फिट हो सके। ये एंटीजन है तो ऐसे शेप का एंटीबॉडी में एरिया होना चाहिए जहां पर एंटीजन आके फिट हो। वो बेटा वो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये पार्ट, ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, ये वेरिएबल रीजन है हेवी चेन का, वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, वेरिएबल रीजन है हेवी चेन का। मैंने क्या कहा, मैं यहां लिखती हूं। सो दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। इतना पार्ट अलग अलग बनेगा बेटा, एंड दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। तो हेवी चेन और लाइट चेन दोनों में जो ऊपर का पार्ट है जहां पर आकर एंटीजन जुड़ेगा वो वेरिएबल होगा, वो डिफरेंट बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि एंटीजन का शेप क्या है ताकि वो फिट हो सके ताले चाबी की तरह, एंजाइम सबस्ट्रेट की तरह। और बाकी का जो पार्ट है, बाकी का पार्ट मतलब इसकी बात हो रही है, ये पार्ट, ये कांस्टेंट है बेटा, ये सारा कांस्टेंट है। कोई भी एंटीजन आए, कोई सी भी एंटीबॉडी बने, ये पार्ट कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर अमीनो एसिड्स का नंबर, सीक्वेंस वो कॉमन बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। इतना पार्ट कॉमन होता है, ऊपर वाला पार्ट वेरिएबल होता है। और यहीं पर आकर एंटीजन जुड़ता है तो ये एंटीजन इस शेप का होगा, यहां पर भी ये एंटीजन आकर जुड़ गया। यानी ये जो एरिया है बेटा, मैं दूसरे कलर से बना देती हूं, ये जुड़ा एंटीजन इस जगह पर आकर, ये जुड़ा एंटीजन इस जगह पर आकर। एंटीजन का जो पार्ट अटैच होता है उसे एपिटोप बोलते हैं, और एंटीबॉडी का जो एरिया है उसे पैराटोप बोलते हैं। मतलब बेटा पैराटोप जो है वो इस वेरिएबल रीजन में है या कांस्टेंट रीजन में है, लिखकर बताइएगा। बताइए जरा, ये जो पैराटोप है ये वेरिएबल रीजन में है या कांस्टेंट रीजन में है? बताइए, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, बताइए बेटा क्या है आपका जवाब? पैराटोप दैट इज जहां पर एंटीजन जुड़ता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वेरिएबल रीजन में है। यस सो पैराटोप जो है, पैराटोप, आओ इस बात को हम लिख लेते हैं। पैराटोप कंसिस्ट ऑफ बताओ हेवी चेन या लाइट चेन या बोथ? बताओ पैराटोप जो है जहां पर एंटीजन जुड़ता है उस एरिया में ओनली हेवी चेन है, ओनली लाइट चेन है या बोथ है? बताइए बताइए बेटा, डायग्राम देखो, रटना नहीं है, डायग्राम देखो। जहां एंटीजन जुड़ा है वो वेरिएबल रीजन है, ये बात बिल्कुल सही बताई आप लोगों ने, बिल्कुल सही बताइए। वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ चेन्स, यानी VL एंड VH।
कांस्टेंट रीजन नहीं, और ये अकल की भी बात है, कॉमन सेंस की भी बात है, कॉमन में थोड़ी जुड़ेगा, जो अलग है, जो वेरिएबल है, जो डिफरेंट है, वही तो एंटीजन के अकॉर्डिंग इम्यून सिस्टम फॉर्म करेगा। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं बोथ लिखकर, वेरी गुड बेटा। एक बात और समझो, कितने स्टूडेंट्स को बायोमॉलिक्यूल याद है? जब मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे मान लो ये पहला अमीनो एसिड है, कोई भी एक, बनाना मत, ये सेकंड अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है? ऐसे करके पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और आखिरी वाले में COH फ्री होता है और पहले वाले में NH2 फ्री होता है। इसे हमने N टर्मिनल कहा था, इसे हमने C टर्मिनल कहा था। कितने स्टूडेंट्स को यह बात याद आ रही है बताइए? जब पॉलीसैकेराइड पढ़ाया था तो R से राइट, R से रिड्यूसिंग कहा था, और जब पॉलीपेप्टाइड पढ़ाया था तो फर्स्ट अमीनो एसिड में फ्री अमीनो यानी N टर्मिनल और लास्ट में फ्री COH यानी C टर्मिनल बताया था। तो बेटा ये भी तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है। तो यहां पर भी N टर्मिनल C टर्मिनल, N टर्मिनल C टर्मिनल, N टर्मिनल C टर्मिनल, N टर्मिनल C टर्मिनल, ये एक एक लाइट चेन और एक एक हैवी चेन, एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है। तो एक फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, एक लास्ट अमीनो एसिड होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड N टर्मिनल होगा, लास्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल होगा। NC 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 NC। अब बताओ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेरिएबल रीजन जो है या पैराटोप जो है वो N टर्मिनल पर है कि C टर्मिनल पर है, तो आंसर क्या देंगे आप बताइए? नियर N टर्मिनल। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया? बताइए जरा मुझे बेटा। N टर्मिनल के पास है, N टर्मिनल के पास। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा लाइट चेन, हैवी चेन, बोथ, तो बोथ। सेकंड क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, तो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड ऑफ हैवी चेन। और थर्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है N टर्मिनस या C टर्मिनस। ये सारा पैराटोप के बारे में बात की गई है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये एपिटोप है बेटा, दिस इज कॉल्ड एपिटोप, जो एंटीजन का एरिया है, एंड दिस इज कॉल्ड पैराटोप, जो एंटीबॉडी का एरिया है। अब मुझे ये बताओ, एक एंटीबॉडी पर कितने पैराटोप्स हैं आपको दिख रहे हैं? कितने एंटीजन आके जुड़ सकते हैं बताइए बेटा जरा, आपको क्या लगता है कितने एंटीजन आके जुड़ सकते हैं एक एंटीबॉडी मोनोमर पे? डायग्राम में देखो बेटा, रटना नहीं है, बताइए बताइए जरा। ईच एंटीबॉडी मोनोमर हैज हाउ मेनी पैराटोप्स? ईच एंटीबॉडी मोनोमर हैज हाउ मेनी पैराटोप्स? 2, 2 दिख रहे हैं सबको? बहुत बढ़िया, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज? स्टूडेंट्स 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं। हम मैक्सिमम टू मिनिमम लिखते हैं, एक ट्रिक से लिखते हैं, और ट्रिक है गैम-डी। गैम-डी 5 टाइप की एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी लिखा जाता है। गैम-डी, गैम-डी, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गैम-डी, गैम-डी। ये है बेटा मैक्सिमम 60 to 70%, यानी हमारे बॉडी में अगर 100 एंटीबॉडीज बनेंगी तो 60 to 70 G टाइप की बनेंगी। ये है सेकेंड मैक्सिमम, 10 से 15% ऐसी बनेंगी। ये है मिनिमम, 0.5% से भी कम ऐसी होती हैं, 0.5% से भी कम। तो E वाली मिनिमम है, G वाली मैक्सिमम है, A वाली सेकंड मैक्सिमम है। क्या किसी को याद है बेटा इनमें से प्लेसेंटा कौन सी क्रॉस करती? गैमेट नहीं बेटा, गैम-डी, मैक्सिमम टू मिनिमम में बात कर रही हूं, गैम-डी। बताइए
आसिफ बेटा एंटीजन का एरिया एपिटोप है, वो पैराटोप के अंदर घुस जाएगा, बस उसके बारे में कुछ भी नहीं। बताइए, याद है मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था कि ये बोलती है जी मैं प्लेसेंटा क्रॉस करूंगी, सो दिस कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी मदर से फीटस में यही वाली एंटीबॉडी जा सकती है, मदर से फीटस में। तो फीटस को जो इम्यूनिटी देनी है बेटा वो यही वाली देती है, यही वाली। किसी को याद है बेटा हमारे आंसुओं में, टीयर्स में, सलाइवा में, इवन ब्रेस्ट मिल्क मैंने पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन सी वाली होती है? कोलेस्ट्रम, जिसको हमने कहा था, मैंने कहा था कि ये कहते हैं आ जा, तो दूध में, हमारे सलाइवा में, टीयर्स में, ताकि यहां से बैक्टीरिया जाए, यहां से बैक्टीरिया जाए। दूध में बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडी कौन सी मिलती है मां से? दिस वन। सो सिक्रीटेड इन body fluids like हमारे टीयर्स में, सलाइवा में, कोलेस्ट्रम, याद है बेटा, एक्सेट्रा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, इसीलिए शुरू का जो मिल्क होता है फ्यू डेज का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से न्यू बॉर्न की इम्यूनिटी मिलती है। वेरी गुड। चलिए अब क्या किसी को याद है बेटा एलर्जी के टाइम पर कौन सी वाली एंटीबॉडीज ब्लड में बढ़ती है? मैं एलर्जी पढ़ा चुकी हूं। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई पेशेंट आता है जिसे कोई एलर्जी है या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं एलर्जी है, तो ब्लड में एक एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। ब्लड का मतलब प्लाज्मा के अंदर इम्यून ग्लोब्युलिन्स यानी गामा ग्लोब्युलिन्स भी होंगी, ये सारी एंटीबॉडीज ब्लड में है। कौन सी वाली बढ़ जाती है? यस, एलर्जी ई, मैंने कहा भी था। सो इंक्रीज्ड इन एलर्जीज एंड हेलमिंथिक इंफेक्शंस। बेटा जब भी फ्लैट वर्म, राउंड वर्म का इंफेक्शन होगा तो आईजीई बढ़ जाएगी, जैसे एस्कारियासिस वुकरेरिया से होगा, फिलारियासिस, उन सब में ब्लड के अंदर आईजीजी नहीं, आईजीई वाली एंटीबॉडीज बहुत बढ़ जाती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। फीटस में सबसे पहले ये वाली बनती है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी इन फीटस। हालांकि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो बनेगी, ब्लड में बनेगी, वो जी वाली बनेगी, पर सबसे पहले यही बनती है बेटा। सबसे पहले ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी भी होती है। अभी बताती हूं लार्जेस्ट एंटीबॉडी। अब आईजीई जो है बेटा ये मोनोमर है। मोनोमर मतलब जैसा अभी स्ट्रक्चर बनाया था H2L2, मतलब इसमें एक बार में कितने एंटीजन जुड़ सकते हैं? दो। ऐसा ही शेप होता है जैसा हमने अभी अभी बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही शेप होता है। बी का भी ऐसा ही शेप होता है जैसा अभी हमने बनाया था, यानी वही H2L2, यानी इसमें भी एक बार में 2 एंटीजन जुड़ सकते हैं, 2। ना बेटा आईजीजी का भी ऐसा ही शेप होता है, तो जो मोस्ट कॉमन है उसका मोनोमर जैसा ही शेप होता है H2L2, यानी इसमें भी एक बार में 2 एंटीजन ज्वाइन हो सकते हैं एक एंटीबॉडी के साथ में, मोनोमर। पर बेटा आईजीए एंटीबॉडी जो है इट्स अ डाइमर, यानी H2L2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्चुअली होता क्या है समझना, जैसे ये एक हैवी चेन बनी, ये एक लाइट चेन बनी, ये एक और हैवी चेन बनी और लाइट चेन्स बनी, ये H2L2 है, ये भी H2L2 है, ये आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाती हैं, ज्वाइन। ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है एक आईजीए एंटीबॉडी का। यानी बेटा एंटीजन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, यानी एक आईजीए के अंदर 2 मोनोमर्स हैं, यानी टोटल 4 एंटीजन जुड़ सकते हैं। तो इसमें 4 पैराटोप्स होंगे, टोटल 4। थोड़ी बड़ी होगी साइज में ये, बजाय जी, डी और ई के।
और IgM जो है वो लार्जेस्ट बोली थी मैंने बेटा, वो पेंटामर होती है, पेंटामर, यानी H2L2 जैसी 5 चेन्स जुड़ती हैं। तो जरा सोचो एक बार में कितने एंटीजन यहां ज्वाइन हो सकते हैं, सोचो। एक्चुअली होता क्या है, आप भले इतना याद ना करें, इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे ये एक बना H2L2, ये एक और 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 बना H2L2, ये 5 हो गए H2L2 और ये सब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ये एक IgM बनी है। सो यहां एक के अंदर 2 हैं, 2 के अंदर 4, 3 के अंदर 6, 4 के अंदर 8 और 5 के अंदर 10। एक बार में 10 एंटीजन जुड़ सकते हैं, 10 पैराटोप्स हैं। बेटा जब आपको याद है मैं बताती थी कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन है, अगर रॉन्ग खून चढ़ जाए, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, मान लो ए वाले को बी का खून दे दिया, तो ए के पास एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर और बी के पास एंटी ए एंटीबॉडी है। अगर ये आ गया यहां पे तो एंटीजन एंटीबॉडी का झगड़ा होगा और आरबीसीज मर जाएंगे। याद आ रहा है, जॉन्डिस, अनीमिया, डेथ तक हो सकती है। बेटा वो जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए एंटी बी, वो ये वाली होती है, एम टाइप की। तो एक साथ ऐसा इकट्ठा सा एग्लूटिनेशन, ऐसा इकट्ठा जमावड़ा होता है और आरबीसी तोड़ दिया जाता है। इस तरह की होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में IgM वाली होती है इन्वॉल्व। अपन को नहीं याद रखना, अपने से नहीं पूछेंगे। चलिए अब आइए छोटी सी बात हम लिख लेते हैं, ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट। ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट, किसका ट्रांसप्लांट? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रिजेक्शन के बारे में, रिजेक्शन के बारे में। बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब समझो, ऑर्गन तो मतलब अंग प्रत्यारोपण, किडनी एक के दूसरे को दी, लिवर दिया, हार्ट दिया, ये ऑर्गन है। ग्राफ्ट का मतलब किसी के यहां स्किन जल गई तो उसी की थाइस की स्किन लेके यहां ग्राफ्टिंग कर दी, या कोई दूसरे इंसान की स्किन लेके यहां ग्राफ्टिंग कर दी। मेरे एक फ्रेंड के साथ बहुत पहले हुआ था, उसकी कार बंद करते टाइम उंगली गेट में आ गई थी। 2-3 बैच से मैं ये एग्जांपल सुनाती आ रही हूं, उसका डॉक्टर ही है वो। तो उसकी उंगली की स्किन पूरी डैमेज हो गई थी, तो फिर उसको ग्राफ्टिंग की गई थी, उसी की जो थाइस का एरिया है वहां से स्किन निकाल के यहां पे। सो ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। So, when organs like kidney, heart, liver, when organs like heart, kidney, liver, even eyes, etc. fail to function satisfactorily, मतलब वो ढंग से काम नहीं कर रही है। याद है आपको जब किडनी फेलियर हुआ था, सैटिस्फैक्टरीली, जब किडनी फेलियर हुआ था तो हमने कहा था अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, फेल्स टू फंक्शन सैटिस्फैक्टरली। ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी या ऑप्शन। बेटा इलाज तो यही है, डायलिसिस भी हमने कहा था टेम्पररी है, टेम्पररी। फाइनल तो यही है कि पूरा फेल हो गया है तो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पहले भी जब किडनी पढ़ाया था कि एक तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है, जो डोनर है उसका और रिसिपिएंट की ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है, दैट शुड मैच ब्लड ग्रुप। कितने बच्चों को याद आ रहा है बताइए? और एक बेटा टिश्यू की भी मैचिंग की जाती है। टिश्यू मतलब बेटा वो ऑर्गन होगा, ऑर्गन है, ये तो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी, उसकी मैचिंग हो रही है।
पर जो ऑर्गन आप ले रहे हो वो ऑर्गन के अंदर टिश्यूज हैं, तो टिश्यू के अंदर सेल है, तो सेल के सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। उसे बोलते हैं MHC यानी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC। ये भी टेस्ट किए जाते हैं बेटा, ये भी मैचिंग होनी चाहिए, MHC की भी मैचिंग होनी चाहिए, MHC मैचिंग या टिश्यू मैचिंग, MHC मैचिंग या टिश्यू मैचिंग। मतलब ऐसा समझ लो बेटा, जैसे ये एक सेल है, जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन का टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, यहां पर इसके सरफेस पर एक एंटीजन है, ये MHC है। ये दोनों मैचिंग होगी तभी ट्रांसप्लांटेशन होगा, और पेशेंट को जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई लेनी पड़ती है। बात मैं पहले ही बता चुकी हूं, क्या आपको बिल्कुल क्लियर है? ये बात हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी लिखी थी, पेशेंट हैज टू टेक, इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा बेटा, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पूरी जिंदगी। वो लिख देंगे थोड़े दिन तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑल हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, पूरी जिंदगी लेना पड़ता है बेटा, पूरी जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, दवाइयां लेनी पड़ती हैं। एक एग्जाम्पल हम जानते भी हैं उस दवाई का, वहां भी लिखवाया था, किडनी फ्रॉम सिडनी, साइक्लोस्पोरिन ए, ये दवाई का नाम है। फ्रॉम एक फंजाई से मिलती है, ये फंगस से, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी हम इसे पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर। मैं कैसे याद कराती हूं, मैं एक ट्रिक से याद कराती हूं। ट्राई मतलब तीन साइकिल, तो ट्राई साइकिल, 3 साइकिल, ट्राई साइकिल, तो साइक्लोस्पोरिन, ट्राई मतलब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलती है, फिर तो याद हो जाता है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है? मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था। एक स्टैटिन्स है जो मोनस्कस परप्यूरियस नाम के यीस्ट से मिलता है, एक साइक्लोस्पोरिन ए है जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से मिलती है। ये तो याद रहता था, एक से एक मिलती है, किससे कौन सी मिलती है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता था। तो 3 फंकी साइकिल्स, याद है आपको? 3 फंकी साइकिल्स। तो ये मेरी ट्रिक थी, आपको हेल्प करे तो नोट कर सकते हो। नाउ our body has ability to differentiate self and non self। ये बात हमने पहले भी कही थी कि हमारी बॉडी जानती है कि सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती थी। तो हमारा इम्यून सिस्टम जानता है कि ये हमारी खुद की किडनी है कि बाहर से किडनी आ रही है। ये बात हमारा इम्यून सिस्टम भी जानता है। और मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर हमने इम्यून सिस्टम को चुप नहीं कराया तो उसके जो टी सेल्स हैं, टी किलर सेल्स हैं, वो ये जो किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके जो सेल्स हैं उन्हें मार देंगे, यानी ग्राफ्ट ऑर्गन का रिजेक्शन कर देंगे, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, इसीलिए तो इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहे हैं, इम्यून सिस्टम को ठप करा रहे हैं, पर्टिकुलरली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी is responsible for अभी आपको बताया था ये बात मैंने, ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन, ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन। रिजेक्शन के लिए CMI जरूरी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। CMI is responsible for rejection। CMI बेटा, CMI किसका पार्ट है? इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड, ठीक है। व्हाट अबाउट मोनोजाइगोटिक ट्विंस? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम जेनेटिक्स होता है, बढ़िया डोनर्स होते हैं, मैचिंग हो ही जाती है। मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी लिखवाया था बेटा, प्रेफरेंस फॉर डोनर्स। कितने स्टूडेंट्स को याद है? आओ जरा देखें,
प्रेफरेंस फॉर डोनर्स, सबसे अच्छा डोनर कौन है? हाँ बेटा, अगर अपन खुद की बॉडी की ही स्किन लेके लगा रहे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे बढ़िया डोनर कौन है बताइए, सबसे बढ़िया डोनर कौन है? यस बताइए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि ये सेम जाइगोट से बने हैं, यानी सेम एग एंड स्पर्म है, यानी इनका जेनेटिक बिल्कुल सेम है। सो दिस इज द बेस्ट डोनर। पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस बहुत रेयर होते हैं बेटा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखे, हमेशा बोला है मैंने, प्रियंका पारुल और गुरप्रीत गुरदीप। तो बहुत रेयर होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर वो नहीं है तो फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस या भाई बहन, सगे भाई बहन, सिबलिंग्स, क्योंकि बेटा मम्मी पापा सेम हैं, मम्मी पापा सेम है। एक्चुअली इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंट एग डिफरेंट स्पर्म से बने हैं जो दोनों ट्विंस हैं, और यहां पर भी तो डिफरेंट है, बट फर्क इतना है कि ये एक साथ डिलीवरी हुई है, इनकी सेम टाइम पे प्रेगनेंसी हुई थी और वहां अलग अलग टाइम पे प्रेगनेंसी हुई, इतना ही तो फर्क है। वहां पर भी अगर एक भाई 2014 में पैदा हुआ और एक बहन 2017 में पैदा हुई तो दोनों के जाइगोट डिफरेंट है, और अगर एक साथ ही 2014 में मम्मी की ट्विन प्रेगनेंसी हुई है ये वाली, तो भी दोनों जाइगोट डिफरेंट है। तो बेसिकली सेम ही बात है ये। इसके बाद पेरेंट्स आते हैं बेटा, ध्यान रखना, पेरेंट्स बाद में आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर दादा दादी नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स का भी जीन्स हैं। तो हम वी आर मोर क्लोजर जेनेटिकली टू आवर रियल ब्रदर एंड सिस्टर देन विथ पेरेंट्स, क्योंकि भाई बहन में तो हमारे मम्मी पापा का ही खून जीन्स आए जैसे हमारे में आए हैं, पर मम्मी पापा में दादा दादी नाना नानी का भी है। और उसके बाद रिश्तेदार क्लोज रिश्तेदार, वो आपको किडनी दे दे तो आप बहुत खुशकिस्मत है। ब्लड रिलेटिव्स होने चाहिए, खून का रिश्ता ऑफ कोर्स। मामी नहीं बेटा, मामी नहीं, चाची नहीं, फूफा जी नहीं, बुआ, मौसी, मामा, जो क्लोज रिश्तेदार है। चलो आओ थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज एक टॉपिक अपना रह गया जितना सोचा था पढ़ाने का मैंने, बट कोई बात नहीं है, आज आपको मोटिवेट भी कराए भर भर के। सो ये डायग्राम अब आप देखना बेटा, ये एक एक वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया है, ये भी पूरा एक एक वर्ड हो गया है, यहां तक भी पूरा हो गया है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है वो सिखाया, टी हेल्पर सेल का क्या रोल है वो बताया, और ग्राफ्ट रिजेक्शन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है वो बताया। रितेश कह रहा है नहीं क्वेश्चंस, क्यों नहीं क्वेश्चंस? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा दूंगी मैं, डोंट वरी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेक्चर नहीं बढ़ेगा आपका, वैसे भी कट्टर डीपीपी वाले दिन हमको टाइम मिलेगा, है ना, उस दिन अपन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही आगे जाएगा, छोटा सा ही टॉपिक था। आर्मी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, प्रोटीन्स जो बनते हैं दे आर एंटीबॉडीज, एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स है। 65% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्र मत करो, मैं कवर कर दूंगी, मैं जल्दी नहीं भगाऊंगी, वो जो अपना थोड़ा 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 ही आगे जाएगा तो वो अपना कट्टर डीपीपी वाले दिन पे आ जाएगा। और वैसे हो सकता है कोई क्लास छोटी हो रही हो तो कवर हो जाएगा, हाँ किसी दिन शायद मैं आपको 10 मिनट जल्दी छोड़ती तो अब मैं आपको पूरा 3 बजे ही छोड़ दूंगी। विच लिम्फोसाइट्स हेल्प बी लिम्फोसाइट्स टू सिक्रीट, कमांड कौन देता है? टी हेल्पर सेल्स, ये कमांड देंगे, ये कमांड देंगे। 80% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी कल की एक क्लास जो है क्रिसमस में गई थी, कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा था टाइम वेस्ट मत करना क्रिसमस पे, और जिन्होंने कुछ कवर किया, पुराना किया, बैकलॉग किया, रिवीजन किया, कुछ ना कुछ पढ़ाई करी, टाइम वेस्ट नहीं करा, जरा मी लिख कर भेजो। एंटीबॉडी जो एलर्जी, ई 93% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है बेटा, करो ट्राई। वेरी गुड, कितने सारे स्टूडेंट्स मी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया।
और जिन्होंने टाइम वेस्ट करा उसको वो नो लिख कर भेजो। जिन्होंने करा नो, वो नो लिखो कि हमने समय बर्बाद किया। लिखो, ऑनेस्ट रहो। थोड़ी देर तो दुख होगा, कुछ तो शर्म आएगी खुद पर, वही तो अपनी पॉजिटिविटी में बदलना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून है, इतना हम जानते हैं, यानी ये हमसे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं। बेटा इसमें बॉडी सेल्फ सेल्स को अटैक करती है, तो 2 तो करेक्ट है, 2 करेक्ट है तो ये आंसर्स नहीं होंगे। एबिलिटी इज लॉस्ट टू डिफरेंशिएट, ये भी करेक्ट है। अब 1 रॉन्ग होगा ही होगा। लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव, ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। बेटा ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है कि बी लिम्फोसाइट्स खुद ही अपने सेल्फ सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, तो कुल मिलाकर तो एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी ना, कुल मिलाकर तो एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी ना। सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट ही बन रहा है, पर हो रहा है ना। सो ये देखो, इट इज करेक्ट बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, PYQ है ये। ऑटो इम्यून का मतलब ही है कि मोर एंड मोर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट ओन सेल्फ, पर एंटीबॉडीज तो बन रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स नो लिखकर सॉरी लिख रहे हैं। बेटा बहुत बढ़िया, अगर आप मान रहे हैं और सॉरी लिख रहे हैं मतलब अब उसको दोबारा गलती रिपीट नहीं करनी। टाइम क्यों वेस्ट हुआ वो अपने को देखना है और उस चीज को ब्लॉक करना है। इज नॉट ऑटो इम्यून, नॉट ऑटो इम्यून, ये मैंने आपको लिस्ट बताई थी। दिस इज नॉट ऑटो इम्यून। आप चाहें तो नोट्स में भी लिख लेना, ये डिक्रीज एसिटाइल कोलिन के कारण होता है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा था नीट में आया था और बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए थे। 55% ने सही लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत सारे बच्चे सॉरी मैम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब पढ़ना है। एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी पैराटोप इज प्रेजेंट ऑन विच टर्मिनल? एन टर्मिनल, हमेशा ऊपर की तरफ है जहां से स्टार्टिंग हो रही है चेन की, एन टर्मिनल की तरफ है, वेरिएबल रीजन में है, बोथ लाइट एंड हेवी चेन्स में है। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आदिश्री, अनीशा, गुरदयाल, गुंजन, वैष्णवी, अजय, मंतशा, ऋतु, नितिन, श्याम, परविंदर। 2 हेवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां मिलती है? बेटा ये ऊपर मिलती है, ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये, और फॉर एग्जाम्पल ये। तो यहां वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, दोनों ऑक्यूपाई होंगे। 80% ने करेक्ट आंसरिंग की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। एक्चुअली जब हमारा पहला इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना तो बॉडी IgM ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ये मैं पहले पढ़ाती थी, ये क्लिनिकल में आप देखेंगे भी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज में IgG वाली ज्यादा बनती है। पता है हमारे पास कोई पेशेंट आता है, प्रेग्नेंट लेडी आई, हमको रुबेला का टेस्ट कराया, रुबेला का, तो हम उसको IG रुबेला के एंटीबॉडी टेस्ट करने को पेशेंट को भेजते हैं। IgG और IgM, अगर IgM बढ़ा हुआ है मतलब अभी अभी रुबेला का पैथोजन बॉडी में घुसा है। और बेटा रुबेला इंफेक्शन जब होता है तो 3 मंथ्स तक प्रेग्नेंट नहीं होना होता, नहीं होना चाहिए, नो प्रेगनेंसी, क्योंकि ये जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो फीटस में रुबेला का इंफेक्शन कर सकता है। तो रुबेला अगर किसी लेडी में IgM पॉजिटिव है मतलब अभी अभी इंफेक्शन हुआ है, तो हम उनको फिर बोलते हैं कि 3 मंथ्स तक यू शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट। या अगर प्रेगनेंसी हो ही गई है तो ऐसा नहीं अबॉर्शन कर देंगे, क्योंकि तो चांस की बात है, इट विल क्रॉस और नॉट, बट बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करी जाती है फिर कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैथोजन प्लेसेंटा क्रॉस कर जाए और फीटस में कोई मेंटल फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज करे। बट अगर IgM बढ़ा हुआ आता है ना, हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि IgG का मतलब ये है कि पहले कभी हुआ था, पहली बार इंफेक्शन, अब दोबारा हुआ है, पर दोबारा होने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक हमारा इम्यून सिस्टम रेडी होता है, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल उसे फाइट कर देगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल, एंटीबॉडी जो है उसमें 5 है, पेंटामर है, दैट इज आईजीएम। पेंटामर वैसे भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, 82%। वैसे अब आपसे इतना डिटेल पूछते नहीं है बेटा, अब नहीं पूछते। पहले 5 एंटीबॉडीज पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। चलिए नेक्स्ट, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट वेयर ऑन द एंटीबॉडीज। बेटा ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन में है। सो लाइट चेन पे भी है और हैवी चेन पे भी है, वेरिएबल रीजन पे भी है, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, हैवी चेन ओनली नहीं, तो ये बेस्ट हो जाएगा। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। 65% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसीलिए तो विटामिन मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट है। सपोज करो सल्फर आप कम ले रहे हो डाइट में, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा, एंटीबॉडीज भी नहीं बना पाएगा इम्यून सिस्टम, क्योंकि सल्फर तो चाहिए। सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एक मोनोमर में। 98% ने करेक्ट आंसर किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, कोई भी ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट कौन सा मेडिकेशन है जो पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना पड़ेगा, स्पेशली जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है दैट शुड बी डाउन। साइक्लोस्पोरिन 3 फंकी साइकिल्स, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलता है। 95% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, रुको, ये पढ़ाया नहीं है ना, नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में होगा ये तो। अब चलो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ये अपन। चलो ये कर लो, करो, बस 1-2 क्वेश्चन और है। इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में कोलेस्ट्रम में कौन सी है? आजा हमारे टीयर्स में, सलाइवा में, कोलेस्ट्रम में, सब में ए वाली एंटीबॉडी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है। अच्छा वो पुराने से के अकॉर्डिंग करा है आपने, कोई बात नहीं। चलो ये करो बेटा, कोलेस्ट्रम में ए वाली है पर प्लेसेंटा को क्रॉस जी वाली करता है। जी, मैं जाऊंगी जी। सो फीटस रिसीव्स डैश फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा, IgG। और ये क्या है? एंटीबॉडी है। एंटीजन नहीं मिलते, बीटी लिम्फोसाइट नहीं बनते। वो तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसके खून में जो बीटी लिम्फोसाइट्स बनेंगे वो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी देंगे, फिर वो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएंगे। प्लेसेंटा के थ्रू तो IgG एंटीबॉडी मिलती है, 70 बनाएंगे। प्लेसेंटा के थ्रू तो IgG एंटीबॉडी मिलती है। 75% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है। सो मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस आपको एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के मिल सकते हैं, उनको अभी रहने देना। वो आज हम कर नहीं पाए क्योंकि आपके भैया लोग, आपके सीनियर्स आ गए थे। बट संडे को आपको ये सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, और सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे को आपको पॉडकास्ट जो मैं बता रही हूं बेटा उसको रिवाइज करना है। कैसे भी 10 मिनट का, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकालो। 1.5, 1.6, 1.7 की स्पीड पर पॉडकास्ट सुनो, बट इसको रिवाइज करना है, भले ही आप 15 मिनट एक्स्ट्रा जगह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सब लोग जो है, आपके 2 मिनट का टाइम लगेगा। आज अपनी वीक की लास्ट क्लास है, मुझे आप पे जरूर बताना पढ़ाई कैसी चल रही है, जूलॉजी में मजे आ रहे हैं, क्लास कैसी लगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का भी और आपके जो भी डाउट्स हो। सो क्या बात है। बनराकश, फरहान, शालिनी, हुकुम के सबके 13 आउट ऑफ 13, सूर्या, तौसिक, कविराज, पलक, यामिनी 12 आउट ऑफ 13 एंड ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग चैट्स में भी आ रही थी। एक स्टूडेंट ने लिखा है चैप्टर खत्म। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली बेटा तुमने, अब अगले 5 मिनट खराब कर दूंगी मैं तुम लोगों के लेक्चर देके। तुमको यही नहीं पता कि चैप्टर में है क्या क्या अभी। चलो अभी तो क्लासेस लगेंगी इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, होमवर्क जरूर करना।
4x4 टेक्निक नाम जब जरूर करना। देखो आज आपके सीनियर्स ने भी कहा था कि वो जागृति के वीडियोस अभी तक देखते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर यहां से शांत रहना, यहां से शांत रहना, अपने मन और बुद्धि को संभाल कर रखना, क्योंकि बहुत स्ट्रेस का टाइम है। बाय एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, थैंक यू सो मच।